ये सेड्रिक हकलाते हुए बोला, जब उसने लोन्ट शहर के बाहर ढेर लगे हजारों खूंखार भेड़ियों को देखा। लोन्ट बीस्ट टाइट से कैसे बच गया? अपने भाई के बगल में बैठी लियाह ने इस दृश्य को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। जब उसने कस्बे के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर शताब्दी और सहस्राब्दी राक्षसों के शव देखे तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। विल, उस 1000 आदमियों वाले दानव को किसने हराया था? लिया ने पूछा। विलियम ने अपनी छाती थपथपाई और ली को एक शानदार मुस्कान दी। उसे मैंने ही मारा था। लिया और सेड्रिक। विलियम उन दोनों को देखकर मुस्कुराया जिनके चेहरे पर क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो वाला भाव था। क्या सचमुच तुमने ही इसे मारा है? सेड्रिक ने पूछा। साफ तौर पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विलियम ने ही इसे मारा है। क्या तुम जानते हो यह क्या है? यह एक मिलेनियल बीस्ट है। यह एक चलता फिरता योद्धा है। तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा इसे कैसे मार सकता है? मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है, विलियम ने उत्तर दिया। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप गांव के बड़ों से पूछ सकते हैं। तुमने इसे कैसे मारा? लिया ने पूछा। वह विलियम को कुछ सालों से जानती थी। विलियम को शेखी बघारना पसंद था, लेकिन लिया जानती थी कि वह झूठ बोलने का शौकीन नहीं था। सेड्रिक ने अपनी बहन की ओर देखा और फिर विलियम की ओर अपनी नजरें घुमा ली। दोनों भाई बहन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि विलियम ने असंभव को कैसे संभव कर दिखाया। दादाजी और बाकी लोगों ने इसे काफी कमजोर कर दिया था। आखिरी बार तो मैंने ही किया, विलियम ने समझाया। अंत में उसने मिलेनियल बीस्ट के खिलाफ लड़ाई को कम करके आंकने का फैसला किया। इस तरह सेड्रिक और ली उसकी बात मान लेंगे। मैं समझ गया। सेड्रिक ने सहमति में सिर हिलाया। उसके पिता सेबास अक्सर कहते थे कि जेम्स बहुत मजबूत इंसान है। वह कितना मजबूत था ये सेड्रिक को पता नहीं था। फिर भी उसने इस बात को आसानी से मान लिया। लिया ने विलियम को गौर से देखा। विलियम ने कहा कि उसने राक्षस को सिर्फ आखिरी वार किया था, लेकिन लिया को लगा कि उसकी कहानी में कोई गहरा अर्थ छिपा है। विलियम ने सहजता से अपने बाल झटकते हुए ली को आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। बड़ी बहन, मुझे पता है मैं सुंदर हूं, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मुझ जैसे बेशर्म इंसान को भी शर्म आ जाएगी। ऐसा लगता है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम्हारा अहंकारी स्वभाव और भी बढ़ गया है। लिया ने विलियम को प्यारी सी मुस्कान दी। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। दोनों बच्चे एंसेवर्थ निवास की ओर जाते हुए कुछ देर तक आपस में झगड़ते रहे। दूसरी ओर सेड्रिक ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने विलियम द्वारा 1000 आदमियों वाले राक्षस को मारने की बात को एक तरफ रख दिया और लोन्ट के निरीक्षकों से मिलने की तैयारी करने लगा। हेलेन बाकी बचे लोगों को टाउन हॉल ले गई, जो उनका अस्थायी निवास स्थान होगा। बिस्तर और अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनमें भोजन और पानी शामिल थे, पहले से ही तैयार थी। कपड़ों के लिए लोन्ट शहर के लोगों ने अपने पुराने कपड़े दान में दिए थे। हालांकि फुशिया के साथ जो हुआ था उससे वे अभी भी दुखी थे, लेकिन बचे हुए लोग लोन्ट के आतिथ्य सत्कार से प्रभावित हुए थे। अपने लोगों की अच्छी तरह से देखभाल सुनिश्चित करने के बाद सेड्रिक और ली विलियम के पीछे पीछे आइंसेवर्थ निवास की ओर चल पड़े। जब वे जागीर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रवेश द्वार पर 3 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जेम्स, मोड्रेड और अन्ना अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। सेड्रिक और ली, लोन्ट में आपका स्वागत है, जेम्स ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों का अभिवादन किया। सेबास और फुशिया के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। लॉर्ड एंसेवर्थ, हमें अपने यहाँ शरण देने के लिए धन्यवाद, लिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे उम्मीद है कि हम आपको और आपके परिवार को कोई असुविधा नहीं पहुंचाएंगे। बकवास, जेम्स ने ली के सिर पर थपथपाया। मेरी नजर में तुम और सेड्रिक मेरे भतीजे और भतीजी हो। तुम दोनों मेरे परिवार हो। मुझे दादाजी कहो, जैसे हमेशा कहते हो। लॉर्ड आइंसेवर्थ, मुझे कुछ ज्यादा ही अकड़ू लगते हैं। धन्यवाद दादाजी, वह बेहतर है। धन्यवाद अंकल, सेड्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों फुशिया की स्थिति के बारे में खुलकर बात कर सकेंगे। अपने भाई को चेतावनी भरी नजर से देखते हुए लिया ने आह भरी। कभी कभी उसे अपने भाई का जिद्दी और सीधा सादा रवैया सचमुच बहुत बुरा लगता था। दादाजी, मेरे बड़े भाई को माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत सीधा बोल गया। लिया ने माफी मांगते हुए सिर झुकाया। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। जेम्स ने सेड्रिक की ओर देखा और सिर हिलाया। उसे सेड्रिक के रवैये से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उस लड़के को जवान होते देखा था। हालांकि सेड्रिक अपनी छोटी बहन लिया जितना बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वह ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था। जेम्स को इस तरह के लोग नापसंद नहीं थे। इनसे निपटना राज्य की राजधानी में बैठे पुराने षड्यंत्रकारियों से निपटने की तुलना में कहीं आसान था। कोई बात नहीं, जेम्स ने सेड्रिक और ली के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। हम तीनों कल विस्तार से बात करेंगे। अभी जल्दी खाना खा लेते हैं ताकि आप दोनों आराम कर सकें।
भाई बहन ने जेम्स को धन्यवाद दिया और उसके पीछे घर के अंदर चले गए। अन्ना ने तुरंत लीह को खींचकर अलग कर दिया ताकि वह नहा सके। उसका चेहरा और कपड़े धूल से सने हुए थे, जिसे देखकर अन्ना का दिल दुख से भर गया। सेड्रिक को भी मोड्रेड अपने अतिथि कक्ष में ले गया ताकि वह भी अपने शरीर से गंदगी धो सके। जब दोनों मेहमान बाहर गए हुए थे, तब जेम्स ने विलियम से फुशिया में देखी गई चीजों के बारे में बताने को कहा। सब कुछ खंडहर हो गया था। विलियम ने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे फुशिया में कोई तूफान आया हो और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया हो। ईंटों से बने घर भी उस भयानक तूफान के कहर से नहीं बच पाए। जेम्स ने सिर हिलाया। उसे इस परिणाम का पहले से ही अनुमान था। फुशिया और जिनार के पुनर्निर्माण की उसकी योजना एक बहुत बड़ा काम था और इसे साकार करने के लिए उसे उचित आधार तैयार करना होगा। विलियम, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। जी हाँ दादाजी, हमारे यहाँ मेहमान हैं, जेम्स ने अपने पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। विजय की अंगूठी को सक्रिय करने के लिए सही जगह और सही समय चुनना सबसे अच्छा है। अपने दादाजी की बातें सुनकर विलियम का शरीर अकड़ गया। उसने सिर उठाया और अपने दादाजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। बूढ़े दादाजी के चेहरे पर मुझे पता है तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था वाली शरारत भरी मुस्कान थी। विलियम के लिए सारी कड़ियों को जोड़ना मुश्किल नहीं था। चूंकि अंगूठी उसके पिता की थी, इसलिए उसके दादाजी को इसके रहस्य के बारे में पता होना स्वाभाविक ही था। छोटे लड़के ने हल्की खांसी की और सहमति में सिर हिलाया। वह बकरियों के बाड़े की ओर जाने ही वाला था कि जेम्स ने उसे एक और याद दिला दी। सुरक्षा हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जेम्स ने सलाह दी। अपने आसपास के माहौल से सावधान रहें और जरूरत पड़ने पर पीछे हटें। जीवन अनमोल है, क्या आप समझते हैं, विल? जी दादाजी, विलियम ने जवाब दिया। उसने गंभीर भाव से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। मैं सावधान रहूंगा। अच्छा, इतनी जल्दी मत मर जाना। मुझे अभी भी कुछ सालों में अपने परपोते परपोतियों को गोद में लेने की उम्मीद है। जब हम वहां पहुंचेंगे तब इस बारे में सोचेंगे दादाजी। विलियम को भले ही अपनी दिखावट पर गर्व था, लेकिन रिश्तों के मामले में उसका नजरिया व्यवहारिक था। सभी स्वस्थ युवकों की तरह उसे विपरीत लिंग में गहरी दिलचस्पी थी। दुर्भाग्य से विलियम को बैले के साथ बिताए उन कुछ घंटों के अलावा रोमांस का कोई अनुभव नहीं था। उसे उम्मीद थी कि इस दुनिया में उसे कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो उसके दिल की धड़कनें तेज कर दे। चैप्टर 42। एंसेवर्थ परिवार अपने मेहमानों के साथ जल्दी भोजन करने के लिए इकट्ठा हुआ। मेज पर परोसे गए व्यंजन भव्य तो नहीं थे, लेकिन सभी स्वादिष्ट थे। भोजन समाप्त होने पर जेम्स, सेड्रिक और लीह आराम करने के लिए बैठक कक्ष में चले गए। विलियम ने बहाना बनाकर अपनी मां एला के साथ टहलने के लिए बाहर चला गया। मोड्रेड भी फुशिया से बचे लोगों का हालचाल जानने के लिए घर से निकला। वह जानना चाहता था कि क्या उन्हें वर्तमान में उपलब्ध कराई गई आपूर्ति के अलावा किसी अन्य आवश्यक वस्तु की आवश्यकता है। अपने दादाजी जेम्स को अच्छे मूड में देखकर लिया ने वह सवाल पूछने का फैसला किया जो लोंट पहुंचने के बाद से उसे परेशान कर रहा था। दादाजी, विलियम ने कहा कि मिलेनियल बीस्ट को जान से मारने वाला वार उसी ने किया था। क्या ये सच है? लिया ने पूछा। उसके बगल में बैठा सेड्रिक ध्यान से सुनने लगा। हालांकि वह विलियम के तर्क को मानता था, फिर भी वह जानना चाहता था कि उस छोटे लड़के ने ये कैसे किया। हाँ, जेम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस छोटे बदमाश ने तो मुझे लगभग दिल का दौरा ही दे दिया था। हालांकि अगर वो न होता तो लूंट भी शायद बर्बाद हो गया होता। जेम्स विलियम के युद्ध क्षेत्र में किए गए साहसी हमले को याद करके मुस्कुरा उठा। यह एक ऐसी घटना थी जिसने उस पर अमिट छाप छोड़ी थी। चाचा जी, वह किस प्रकार का 1000 साल पुराना राक्षस था? सेड्रिक ने पूछा। उसके पिता सेबास ने उसे निषिद्ध भूमि में रहने वाले राक्षसों की पहचान करना सिखाया था। वह एक स्ट्रैथमोर थंडर हॉन्ट वुल्फ था, जेम्स ने जवाब दिया। वह जानवर बहुत मुसीबत खड़ा कर देता है। एक गलती और सब कुछ तबाह हो जाएगा। स्ट्रैथमोर थंडर हॉर्न्ड वुल्फ, सेड्रिक बुदबुदाया। रुको, थंडर हॉर्न्ड वुल्फ? वही थंडर हॉर्न्ड वुल्फ, वही जो स्टॉर्म एनहिलेशन का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, जेम्स ने सिर हिलाया। वो बदमाश और परेशान करने वाला भेड़िया जो सिर्फ दूसरों को अपने साथ मौत के मुंह में ले जाना जानता है। वो कमीना सच में एक नीच कीड़ा है। अगर विल न होता तो हम विस्फोट में बुरी तरह घायल हो जाते। दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है? लिया ने अविश्वास से जेम्स की ओर देखा। जब विलियम ने कहा कि उसने आखिरी वार किया, तो क्या आपका मतलब उस समय से है जब थंडरहॉर्न वुल्फ अपना आत्मघाती हमला करने ही वाला था? हाँ, जेम्स मुस्कुराया। लड़के की किस्मत अच्छी थी और उसने भेड़िए को वहीं मारा जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। वह उसके आत्मघाती हमले को नाकाम करने में कामयाब रहा। इससे एला को उसे करारा वार करने का मौका मिल गया, जिससे उस कमीने की जान चली गई। एला, लिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। विल की मां एला, उसने मिलेनियल बीस्ट को मौत की मार दी।
अविश्वसनीय है ना, जेम्स हंसते हुए बोला। सच कहूं तो अगर मैं वहां उस दृश्य का प्रत्यक्षदर्शी न होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता। यह सचमुच एक चमत्कार था। भाई बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में कभी यह ख्याल भी नहीं आया था कि जिस अहंकारी लड़के को वे कुछ सालों से जानते थे वह ऐसा कारनामा कर सकता है। वह कुछ और कहने ही वाला था कि उसे घर के ठीक बाहर किसी परिचित की उपस्थिति का आभास हुआ। जेम्स को उस उपस्थिति से कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे एक परिचित सा एहसास हुआ। वह अतिथि कुछ देर तक वहीं रुका रहा और फिर पूरी तरह गायब हो गया। दादाजी, क्या कुछ गड़बड़ है? लिया ने जेम्स के चेहरे के भाव में अचानक आए बदलाव को देखा और सोचा कि क्या उनके सवालों ने इस दयालु बूढ़े व्यक्ति को किसी तरह नाराज कर दिया है। नहीं, जेम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं थोड़ी देर के लिए कस्बे में गश्त लगाने जाता हूँ। आप दोनों फिलहाल जो चाहे कर सकते हैं। कृपया निश्चिंत रहें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेम्स गुनगुनाते हुए सहज भाव से लॉन के पूर्वी हिस्से की ओर चल पड़ा। पूर्णिमा का चांद और आकाश में अनगिनत तारे उसके सामने के रास्ते को रोशन कर रहे थे। जल्द ही वह पेड़ों के एक झुरमुट के पास पहुंच गया। एक व्यक्ति जिसने यात्री का लबादा ओढ़ा हुआ था पेड़ से टेक लगाकर खड़ा था और उसने अपनी बाहें छाती पर बांध रखी थी। उसका शरीर गठीला था और उसके व्यक्तित्व से एक कुशल योद्धा की आभा झलक रही थी। क्या तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे? जेम्स ने पूछा। वे तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं, तुम्हें पता है ना। शायद मैं अपनी बेटी से मिल लूं, उस आदमी ने जवाब दिया। जहां तक मेरे बेटे की बात है उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और दुनिया को उसके असली रूप में देखना होगा। मैंने उसे बहुत लाड प्यार दिया है। सेबास, जो सेड्रिक और ली के पिता थे, पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकले और दृढ़ भाव से जेम्स का सामना किया। तुम्हारी क्या योजना है? जेम्स ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को फुशिया के पुनर्निर्माण में मदद करूं? लॉर्ड एंसेवर्थ, मैं अपने बच्चों को आपके हवाले करता हूं, सेबास ने सिर झुकाते हुए कहा। मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं और देखना चाहता हूं कि वे अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं या नहीं। फुशिया के पुनर्निर्माण के बारे में आप मेरे बच्चों से बात कर सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि काश लिया एक लड़का होती। वह बहुत समझदार है और जादू में भी प्रतिभाशाली है। हालांकि सेड्रिक भी बुरा उम्मीदवार नहीं है, बस वह बहुत भोला है। तुमने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया, जेम्स ने टिप्पणी की। ग्रीन हाउस में उगाए गए फूल सुंदर तो होते हैं, लेकिन वे जंगल में जीवित नहीं रह पाएंगे। सेबास ने सिर हिलाया और कुछ देर सोचा। लॉर्ड एंसेवर्थ, यदि संभव हो तो कृपया मेरे बेटे को मध्य महाद्वीप की किसी अकादमी में दाखिला दिला दीजिए। शायद वह वातावरण उसके विकास के लिए लाभकारी साबित हो। जेम्स ने सोच विचार करने के बाद सिर हिलाया। उसकी राय सेबास से मिलती जुलती थी। हालांकि सेड्रिक 20 साल का हो चुका था, फिर भी उसे दुनियादारी सीखनी बाकी थी। दोनों को चिंता थी कि अगर वह ऐसा ही रहा तो रईस लोग उसका फायदा उठा लेंगे। इसका इंतजाम तो हो सकता है, लेकिन ली का क्या होगा? जेम्स ने पूछा। लिया को भी एक प्रतिभाशाली नन्ही प्रतिभा माना जा सकता है, सेबास ने गर्व से उत्तर दिया। अगर वह राजधानी में स्थित हेलेन रॉयल अकादमी में दाखिला ले ले तो ये सबसे अच्छा होगा। मेरा मानना है कि छोटा मैथ्यू इस समय वहीं पढ़ रहा है ना, लॉर्ड एंसेवर्थ? जी हाँ, मेरा पोता इस समय रॉयल अकेडमी में पढ़ाई कर रहा है। तो फिर बात पक्की हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि मैथ्यू ली का ख्याल रखेगा। ओह, तो तुम्हें पता था? जेम्स के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैं भला कैसे न जान पाऊंगा? सेबास ने बेबसी से सिर हिलाया। जब भी मैथ्यू लॉन्च में होता है, मेरी वह प्यारी बेटी उससे मिलने के लिए चुपके से घर से निकल जाती है। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उस छोटी बच्ची को आपके पोते में क्या पसंद है। जेम्स ने सेबास के कंधे पर थपथपाते हुए हंसा। स्पष्ट रूप से वह भी इस बात से बहुत प्रभावित था कि मैथ्यू ने फुशिया की प्रतिभाशाली लड़की का दिल कैसे जीत लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैथ्यू को मेरा करिश्मा विरासत में मिला है, जेम्स ने शेखी बघारते हुए कहा। मुझे यकीन है कि लिया ने उसमें बहुत क्षमता देखी, इसलिए उसने उस पर अपना हाथ जमा लिया। तुम्हारी बेटी को पुरुषों को पहचानने की अच्छी समझ है। सेबास ने बस सिर हिलाया। वह पहले ही मान चुका था कि उसकी बेटी मैथ्यू पर मोहित है। एंसेवर्थ परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा थी, इसलिए सेबास को उनके रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी एकमात्र चिंता यही थी कि उम्र बढ़ने के साथ उनके रिश्ते वैसे ही बने रहेंगे या नहीं। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि अंत में लिया किससे शादी करती है। जब तक वह खुश रहेगी, सेबास उसे अपना आशीर्वाद देगा। चैप्टर 43। लिया अपने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर देवी यूना से प्रार्थना कर रही थी। वह नदियों और झीलों की देवी थी और उनकी दिवंगत मां उनकी दृढ़ भक्त थी। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उसे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। लगता है बिग ब्रदर मुझ पर नजर रखने आया है, लिया ने दरवाजा खोलने के लिए जल्दी करते हुए सोचा।
हालांकि उसके कमरे के बाहर खड़ा व्यक्ति उसका भाई नहीं बल्कि लूंट का ओवरसियर जेम्स था। माफ कीजिए, क्या मैंने आपको परेशान किया? जेम्स ने पूछा। नहीं दादाजी, लिया ने जवाब दिया। मैंने अभी अभी अपनी प्रार्थना पूरी की है। जेम्स मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने लिया को एक पत्र दिया और उसे शुभ रात्रि कहा। लिया ने अपने दादाजी को गलियारे में जाते हुए देखा और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने उत्सुकता से अपने हाथों में पकड़े पत्र को देखा। लिया जानती थी कि जेम्स बेवजह की बातें नहीं करेगा। अगर उसे उससे बात करनी थी तो चिट्ठी का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ऐसा था तो फिर यह चिट्ठी आई कहां से? मुझे लगता है इसे पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। लिया ने आह भरी और अपने हाथ में मौजूद पत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद में लिया जल्दी जल्दी कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मुमकिन होता तो वह दरवाजे की तरफ दौड़ना चाहती, लेकिन वह घर के अंदर कोई हलचल नहीं मचाना चाहती थी। मुख्य द्वार से निकलते ही उसका शांत स्वभाव टूट गया। लिया को शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं थी और वह पूरी ताकत से लॉन के पूर्वी हिस्से की ओर दौड़ पड़ी। उसकी सफेद पोशाक रात में लहरा रही थी। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वह गंदी हो रही है या नहीं। उसके फेफड़े पहले से ही दर्द से चीख रहे थे और सीने में चुभने वाले दर्द ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह अपनी सहनशक्ति की सीमा को पार कर रही है। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, उसे उससे मिलना ही था। उस आदमी से जिसके बारे में उसने और उसके भाई ने सोचा था कि वह बीस्ट टाइड के दौरान मर गया था। चांदनी रात में गहरे नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की उस उपवन में पहुंची। वह एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई और सीने में हो रहे दर्द को सहते हुए हौंफने लगी। बेवकूफ लड़की, तुम्हें खुद पर इतना दबाव डालने की क्या जरूरत है? सेबास ने पूछा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ पापा, लिया चिल्लाए और अपने पिता की बाहों में कूद पड़ी। अपने चारों ओर लिपटे मजबूत और सुरक्षात्मक आलिंगन को महसूस करते हुए लिया का अंतिम बचाव भी टूट गया। वह रोती रही, रोती रही, रोती रही, जब तक कि सेबास का सहनशक्ति समाप्त नहीं हो गया और वह भी रोने लगा। उनके मन में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन एक दूसरे को गले लगाते ही सब कुछ गायब हो गया। फिलहाल उन सवालों को टालना पड़ेगा। पिता और पुत्री का मिलन इसी तरह शुरू हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम ने बकरी के घर का मुख्य द्वार खुला रखा और उसकी सभी खिड़कियां बंद कर दी। उसके दादाजी ने उसे याद दिलाया था कि विजय की अंगूठी का उपयोग करते समय उसे अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए। विलियम को उत्सुकता से देखते हुए बकरियां कतार में खड़ी हो गईं। वे इस पल का इंतजार कर रही थीं और सभी गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर घूमने और प्रशिक्षण लेने के लिए बेताब थीं। क्या सब तैयार है? विलियम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मी, हमारी मुख्य प्राथमिकता क्या है? मी, बिल्कुल सही। विलियम ने सिर हिलाया। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप में से किसी को भी अपनी टीम छोड़कर कालकोठरी के अंदर अकेले घूमने की अनुमति नहीं है। उपद्रवियों को दंडित किया जाएगा। आपको एक दिन के लिए कालकोठरी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात स्पष्ट है? मी, विलियम मुस्कुराया और अपनी मामा एला पर सवार हो गया। फिर उसने मुट्ठी भींची और अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी को सक्रिय किया। खोलो विजय की अंगूठी। सफेद रोशनी ने बकरी के बाड़े के अंदर मौजूद सभी लोगों को घेर लिया और उन्हें कालकोठरी के अंदर पहुंचा दिया। विलियम को विजय की अंगूठी को नियंत्रित करने की जो समझ थी, उसी की बदौलत वह ये चुन सकता था कि उसे किस मंजिल पर प्रकट होना है। उसने बिना किसी झिझक के गोब्लिन क्रिप्ट की 12वीं मंजिल को चुन लिया। दोनों टीम लीडर असलान और क्रोनोस आगे बढ़े और उनके दल के सदस्य उनके पीछे कतार में खड़े हो गए। विलियम और एला सबसे आगे थे, जबकि दोनों टीमें उनके दोनों ओर थीं। 11वीं मंजिल और 12वीं मंजिल के बीच का अंतर प्रत्येक दल में हॉबगोब्लिन की संख्या थी। उस समय के तल पर सबसे आम दल संयोजन 2 योद्धा हॉबगोब्लिन और 1 हॉबगोब्लिन तीरंदाज था। कभी कभी ऐसे अपवाद भी होते थे जहां दल में 2 तीरंदाज और केवल 1 योद्धा होता था। फिर भी बकरियों के उस छोटे से झुंड के सामने इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, जो उन्हें राक्षस नहीं बल्कि अनुभव प्राप्त करने के साधन के रूप में देख रहे थे। अंगोरियाई बकरियों की रणनीति बहुत सरल थी। उन्होंने सबसे पहले अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने के लिए रश अटैक का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए हॉर्न अटैक का इस्तेमाल किया। तीरंदाजों द्वारा चलाए गए तीरों को विलियम की आइस बुलेट ने तुरंत रोक दिया। जैसे ही बकरियां आमने सामने आईं, लड़ाई तुरंत एक तरफा हो गई। 7 घंटे बाद समूह ने 12वीं मंजिल को आसानी से पार कर लिया। विलियम ने उन्हें आगे की खोज जारी रखने से पहले 1 घंटे आराम करने का आदेश दिया। 13वीं मंजिल थोड़ी अधिक चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि प्रत्येक दल में 4 हॉबगोब्लिन थे। इस रणनीति को पार करने के लिए असलान और क्रोनोस ने अपनी टीम को विभाजित करने का निर्णय लिया।
विलियम ने उन्हें केवल सुझाव दिया और दोनों नेताओं ने दृढ़ निश्चय के साथ उस पर अमल किया। प्रत्येक हॉबगोब्लिन के लिए 3 बकरियां, यही उनकी नई युद्ध योजना थी। लड़ाई लंबी चली, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहे। 2 दिन बाद विलियम और बाकी लोग 13वीं मंजिल को खाली करके 14वीं मंजिल पर उतर गए। बकरियों का स्तर एक पायदान ऊपर हो गया था और वे सभी वर्तमान में स्तर 20 पर थीं। दूसरी ओर एला अब लेवल 10 पर थी। काफी सोच विचार के बाद विलियम ने अपनी रैंक के अनुरूप 2 आक्रामक कौशलों पर अपने कौशल अंक आवंटित करने का निर्णय लिया। लेस देन वाइल्ड चार्ज 101 ग्रेटर देन 30 माना पॉइंट्स। आंतरिक शक्ति से खुद को घेर लेता है और बेतहाशा जोश के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ता है। पहुंचाया गया नुकसान स्ट्रेंथ स्टेट x10 के बराबर है। बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स को 2 गुना नुकसान पहुंचाता है। दुश्मन को अचेत करने का मौका है। यह हॉर्न अटैक का अधिक शक्तिशाली संस्करण था। यह एक ऐसी क्षमता थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। विलियम ने जिस अगली स्किल को चुना वह थी मेगा किक। लेस देन मेगा किक 810 ग्रेटर देन 30 माना पॉइंट्स। यह इतनी शक्तिशाली लात मारता है कि चट्टानों को आसानी से चकनाचूर कर सकता है। पहुंचाया गया नुकसान ताकत के 8 गुना के बराबर है। निर्जीव प्राणियों, वस्तुओं या संरचनाओं को 3 गुना अधिक क्षति पहुंचाता है। अगर वाइल्ड चार्ज एक ऐसी क्षमता थी जिसका उद्देश्य जीवित प्राणियों की जान लेना था, तो मेगा किक का उद्देश्य निर्जीव वस्तुओं को नष्ट करना था। इस प्रणाली के अनुसार दुनिया में मरे हुए लोगों और गोलेम जैसे कई जीव थे जिन्हें सामान्य तरीकों से मारना बहुत मुश्किल था। इसीलिए विलियम ने मेगा किक को शामिल करने का फैसला किया ताकि एला किसी भी तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम हो सके। हालांकि यह कौशल फिलहाल अपने अधिकतम स्तर पर नहीं था, फिर भी इसकी क्षति इतनी शक्तिशाली थी कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा सकती थी। सच तो यह था कि विलियम अब आराम करना चाहता था, लेकिन बकरियां अभी भी जाने के लिए बेताब थीं। विल और एला दुविधा में थे। दोनों को लग रहा था कि अब जाने का समय हो गया है, लेकिन साथ ही वे ये जानने के लिए भी उत्सुक थे कि 14वीं मंजिल पर उनका क्या इंतजार कर रहा है। चैप्टर 44। अंततः विलियम मान गया और आगे आगे चलने लगा। कुछ मिनट चलने के बाद लड़के ने हॉबगोब्लिनों के एक समूह को देखा जो उनकी दिशा में देख रहे थे। विलियम ने जब उनके बीच एक नए राक्षस को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसने तुरंत अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग करके उसकी जानकारी प्राप्त की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन हॉबगोब्लिन शमन ग्रेटर देन। जादू का प्रयोग करने की क्षमता रखने वाले गोब्लिन विकसित होकर हॉबगोब्लिन शमन बन गए हैं। डार्क मैजिक और एलिमेंटल मैजिक के उपयोग में विशेषज्ञता रखता है। ये राक्षस हॉबगोब्लिन लीडर से एक रैंक अधिक शक्तिशाली है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विलियम का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। हॉबगोब्लिन नेता से एक रैंक ऊपर। हॉबगोब्लिन लीडर 10वीं मंजिल का बॉस था। हालांकि एला उससे अकेले मुकाबला करने में सक्षम थी, फिर भी वह एक बॉस राक्षस था। युवा चरवाहे को पता था कि हॉबगोब्लिन शमन एक बॉस मॉन्स्टर लेवल का खतरा है। हालांकि उसने सोचा कि उसकी मां एला भी इस समय बहुत शक्तिशाली है। कुछ देर सोचने के बाद विलियम ने कोशिश करने का फैसला किया। वह एला से उतर गया और पीछे की ओर खड़ा हो गया। मामा एला, मैं हॉबगोब्लिन शमन का काम आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, विलियम ने कहा। मी है असलान क्रोनोस, हम एक ही रणनीति अपनाने जा रहे हैं। मी है। विलियम ने अपने हाथों में छड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था और उसने खुद समेत सभी पर बेस्टो और आइस आर्मर का इस्तेमाल किया। नोट: विलियम पर बेस्टो काम नहीं करता, केवल आइस आर्मर पर काम करता है। जाओ, हड़बड़ी में हमला करो, विलियम ने आदेश दिया। बकरियां अपने अपने लक्ष्यों की ओर दौड़ते हुए सफेद धुंधली आकृतियों में तब्दील हो गईं। हॉबगोब्लिन जादूगर अपने सामने दौड़ते हुए युद्ध इबेक्स को निडरता से देख रहा था। उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से एला की ओर इशारा करते हुए अपनी मातृभाषा में एक मंत्र का जाप किया। ज़ेक्रूटा। उसकी उंगली से लाल रंग की एक किरण निकली और एला के माथे पर जा लगी। अंगोरियन वॉर आइबेक्स ने तुरंत अपना हमला रोक दिया और एक पागल बैल की तरह इधर उधर उछलने लगा। एला के बेकाबू हमलों से गलती से क्रोनोस को चोट लग गई, जिससे वह बकरी दीवार की ओर जा टकराए। लाल आभा की एक हल्की सी लकीर ने एला के शरीर को घेर लिया था और उसे बेकाबू कर दिया था। वह अब मित्र या शत्रु में अंतर नहीं कर पा रही थी और उसने अपने आसपास के प्राणियों पर हमला कर दिया। असलान ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉबगोब्लिन भी लड़ाई में शामिल हो गए थे और उन्होंने बकरियों पर बेरहमी से अपने लकड़ी के बल्ले बरसाए। तीरंदाजों ने एक के बाद एक तीर चलाए, जो इकोफ्लिन, ग्रिफिन, हेड्स और आयो के शरीरों को भेदते हुए उन्हें दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया। नहीं नहीं, राकस जाक्तू। हॉबगोब्लिन नेता ने विलियम की ओर इशारा किया और उसकी उंगलियों से प्रकाश का एक काला गोला निकला। विलियम की दृष्टि तुरंत धुंधली हो गई जब हॉबगोब्लिन जादूगर का अंधा करने वाला मंत्र उस पर पड़ा।
वह अपने झुंड पर हमला कर रहे हॉबगोब्लिनों पर इतना ध्यान केंद्रित था कि उसने जादूगर द्वारा उस पर किए जा रहे जादू को महसूस ही नहीं किया। विलियम की आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंधेरा बकरियों की दर्द भरी मिमियाहट को सुनने से नहीं रोक पा रहा था। स्पष्ट था कि वे गंभीर रूप से घायल थीं, शायद मरणासन भी थीं। विजय की अंगूठी। विलियम ने अंगूठी को सक्रिय करके उन सभी को कालकोठरी से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। प्रकाश के विलियम और बकरियों को घेरने से पहले ही एक तीर ने उसकी दाहिनी छाती को भेद दिया। अंधेरे ने उसकी संवेदनशीलता बढ़ा दी थी और चुभने वाले दर्द ने उसके शरीर को सदमे में डाल दिया था। हॉबगोब्लिन भी चुप नहीं बैठा था। हॉबगोब्लिन जादूगर ने मंत्रों की बौछार करते हुए विलियम के शरीर पर विभिन्न रंगों के कई गोले बरसाए। उसने लड़के को सबसे बड़ा खतरा मान लिया था और उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। विलियम का शरीर असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी गति रुक गई। कुछ ही सेकंड बाद वह और उसके झुंड के बाकी सदस्य गोब्लिन क्रिप्ट से गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेम्स बकरियों के बाड़े के बाहर ध्यान कर रहा था। हर रात अपने पोते के कालकोठरी से लौटने का इंतजार करना उसकी आदत बन गई थी। जब उसने बकरियों के बाड़े के अंदर एला की तेज आवाज सुनी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। बूढ़े आदमी ने ताला लगे दरवाजे पर मुक्का मारा और शेड के अंदर घुस गया। खून की गंध उसकी नाक तक पहुंची और वह घबरा गया। वहां कोने में विलियम जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती में एक तीर लगा हुआ था। एला मिमिया रही थी और उस छोटे लड़के को जगाने की कोशिश में उसके सिर को धक्का दे रही थी। कालकोठरी से बाहर निकाले जाने के साथ ही बरसेर्क स्पेल का असर भी खत्म हो गया था। विलियम की हालत देखकर एला घबरा गई और तुरंत मदद के लिए पुकारने लगी। वह जानती थी कि जेम्स शेड के बाहर है और विलियम की जरूरत के समय केवल वही उसकी मदद कर सकता है। विलियम की आंखों से काले धुएं के गुच्छे निकल रहे थे और इसे देखकर जेम्स का सीना कस गया। वह इस जादू से भली भांति परिचित था क्योंकि उसने युद्ध के मैदान में इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। बाकी बकरियां जमीन पर पड़ी थीं। उनके सफेद शरीर पर खून के धब्बे थे और कई गहरे घावों से उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उनके होठों के कोने से खून बह रहा था और उनमें से कुछ मरने की कगार पर थी। विलियम। जेम्स अपने गिरे हुए पोते की ओर दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया। उसने उसकी हालत देखी और उसे ओवन के पास ले जाने ही वाला था कि लड़के ने अपनी आंखें खोल दी। दादाजी, विलियम ने दांत पीसते हुए कहा। सब लोग कैसे हैं? बकरियां कैसी हैं? ये ठीक है, जेम्स ने झूठ बोला। क्या दर्द हो रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ओवन के पास ले चलता हूँ। वो तुम्हें झटपट ठीक कर देगा। नहीं, विलियम ने विरोध किया। मुझे पहले उन्हें बचाना होगा, वरना वे मर जाएंगे। मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। यह मेरी गलती थी, मेरी गलती। विलियम्स के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसे अपने झुंड की देखभाल करने के लिए किसी के मार्गदर्शन की जरूरत थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन बकरियों को खोने का दर्द कहीं ज्यादा था। जी दादाजी, मुझे इन्हें खाना खिलाने दीजिए। ठीक है। जेम्स के पास विलियम की विनती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने विलियम को अपनी बाहों में उठाया और उस बकरी के पास पहुंचा जिसका नाम विलियम ने क्रोनोस रखा था। एस सिस्टम, हाँ मेरी मदद करो। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? एम मास, एफ फर्स्ट एड। समझ गया। लेस देन विशेष कौशल का निर्माण करना, ग्रेटर देन। मेजबान ने ये कौशल सीखा है, सामूहिक प्राथमिक चिकित्सा। विलियम के पास बकरियों को एक एक करके ठीक करने का समय नहीं था। वह जानता था कि समय कम होता जा रहा है और वह सिस्टम से मदद की गुहार लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सौभाग्य से सिस्टम ने उसकी विनती मान ली और उसे आवश्यक कौशल प्रदान कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन सामूहिक प्राथमिक चिकित्सा, ग्रेटर देन 250 माना पॉइंट्स। झुंड के प्रत्येक सदस्य के 20 हिट पॉइंट ठीक करता है। केवल झुंड से संबंधित प्राणियों के लिए ही काम करें। इस कौशल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेम्स ने अपने पोते का हाथ पकड़कर उसे क्रोनोस के सिर पर रख दिया। लड़के ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और बार बार सामूहिक प्राथमिक चिकित्सा कौशल का प्रयोग किया। पूरा शेड एक हल्की हरी रोशनी से भर गया। विलियम तब तक इस कौशल का प्रयोग करता रहा जब तक उसकी सारी ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। जब विलियम के शरीर से जादुई शक्ति का अंतिम अंश भी निकल गया तो अंततः वह बेहोश हो गया। अपने पोते को बेहोश होते देख जेम्स तुरंत शेड से बाहर भागा। वह सीधे लोंट के इकलौते लाइफ मैगस की ओर दौड़ा। एला भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। वह अभी भी अपने वॉर आइबेक्स रूप में थी, जिससे वह जेम्स की तेज गति का साथ दे पा रही थी। ओवन, मदद करो। जेम्स ने इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरा व्यक्ति नाराज होगा या नहीं, ओवन के घर का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। लकड़ी का दरवाजा टूट गया और लकड़ी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। अरे कमीने,
तुम ये क्या कर रहे हो? ओवन गुस्से से दहाड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे भागा। कुछ ही क्षण पहले वह अपनी पत्नी के साथ शांति से सो रहा था, तभी उसे अपने घर के सामने के दरवाजे के टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। सबसे पहले उसने देखा कि जेम्स विलियम को अपनी बाहों में उठाए हुए है। लड़के की छाती में एक तीर लगा हुआ था और उसकी बंद आंखों से काले धुएं के गुबार उठ रहे थे। स्थिति को समझते ही ओवन का गुस्से वाला चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे लिटा दो, ओवन ने आदेश दिया। जब तक मैं उसका इलाज पूरा न कर लूं तब तक कुछ मत बोलना, समझे? हाँ, मैंने तो बस यही कहा कि तुम्हें कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। जेम्स उस बुरे आदमी को उसकी अतार्किकता पर थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन जानता था कि अभी बहस करने का समय नहीं है। विलियम की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता थी, इसलिए उसने चुपचाप ओवन को अपने पोते पर जीवन शक्ति का प्रयोग करते हुए देखा। ओवन ने लड़के की छाती में फंसे तीर को मजबूती से पकड़ा और एक ही झटके में उसे बाहर खींच लिया। उसने तुरंत घाव भरने के लिए उपचार जादू का प्रयोग किया। इसके बाद उसने विलियम के शरीर की पूरी जांच करने के लिए एक नैदानिक मंत्र का प्रयोग किया। अंधकार में जादू, अंधापन, जहर और संक्षारण। ओवन गुस्से से बोला, धिक्कार है। आखिर ये कौन सा अंधकार में जादूगर है जो एक छोटे बच्चे को धमकाने की हिम्मत कर रहा है? क्या उसे जरा भी शर्म नहीं है? ओवन हैरान था। इस तरह के जादू कोई साधारण जादूगर नहीं कर सकता था। केवल चौथे घेरे के डार्क मैजिशियन ही इस स्तर के डार्क मैजिक का प्रयोग कर सकते थे। हालांकि लोंट में एक षड्यंत्रकारी था, लेकिन वह व्यक्ति कस्बे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। ओवन जानता था कि यह उनके दोस्तों के दायरे से बाहर के किसी व्यक्ति का काम था। फिलहाल उसने इन विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और विलियम के शरीर से शापों को दूर करने में खुद को व्यस्त कर लिया। चैप्टर 45। वह कैसा है? ओवन द्वारा विलियम की चोटों का इलाज पूरा करने के बाद जेम्स ने पूछा। शांत हो जाओ बुरे आदमी, ओवन ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा पोता ठीक है। अब बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या हम पर हमला हुआ है? क्या रईसों ने कोई चाल चली है? नहीं, जेम्स ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। हम पर कोई हमला नहीं हो रहा है और इसका रईसों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कैसे? ओवन ने अपनी निगाहें सिकोड़ ली। सेलिन इस कस्बे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कहीं ये उसका काम तो नहीं है? चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो, मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। नहीं, ये सेलिन का काम नहीं है। जेम्स ने आह भरी और सच बताने का फैसला किया। विलियम को विजय की अंगूठी विरासत में मिली है। हो सकता है कि अपनी खोज के दौरान उसका सामना किसी शक्तिशाली राक्षस से हुआ हो। क्या? ओवन ने हैरानी से कहा। तुमने क्या कहा? वह चुप रहो, जेम्स ने अपने सामने खड़े हकलाते बुरे मूर्ख को घूरते हुए कहा। किसी को मत बताना। इस बारे में सिर्फ मुझे, तुम्हें और मेरे बेटे मोड्रेड को पता है। अगर यह बात सार्वजनिक हो गई तो इसके क्या परिणाम होंगे, है ना? ओवन ने अपनी जीभ चटकाई। अगर मुमकिन हो तो वह जेम्स द्वारा उसे बताया गया ये राज भूलना चाहता था। विजय की अंगूठी दानव जाति की शाही विरासत थी। अगर उन्हें पता चल गया कि ये 10 साल के बच्चे के पास है, तो दानव राजा इसे वापस लाने के लिए अपने सेनापतियों को जरूर भेजेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ओवन ने वादा किया। लेकिन हमें इस मामले को ठीक से निपटाना होगा। तुम बहुत लापरवाह थे। क्या तुम्हें लगता है कि लोंट में हर कोई अंधा और बहरा है? तुम मेरे घर में घुस आए और हंगामा किया। इसे छुपाना नामुमकिन है। हमें कोई बहाना सोचना पड़ेगा। जेम्स ने आह भरी और थोड़ा अफसोस महसूस किया। उसकी चिंता ने उसकी समझदारी पर हावी हो गई थी। उसने सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया था और लोगों की जिज्ञासा उन्हें सवाल पूछने के लिए मजबूर कर देगी। सौभाग्य से ओवन ने अपने घर के चारों ओर एक घेरा बना रखा था ताकि कोई उन पर नजर न रख सके। हालांकि उन्हें अपने साथियों पर भरोसा था, लेकिन वे विलियम के रहस्य को सबके सामने उजागर होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जितने कम लोगों को पता हो, उतना ही अच्छा था। फिलहाल विलियम को मेरे साथ रहने दो, ओवन ने सोच विचार करने के बाद कहा। सबको बता दो कि वह आह्वान उन्माद से पीड़ित है और कुछ दिनों तक उस पर नजर रखने की जरूरत है। आह्वान उन्माद एक ऐसी अवस्था थी जिसमें जादूगर की जादुई शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। यह उन्माद की स्थिति के समान थी। अंतर केवल इतना था कि इस बार शारीरिक शक्ति के बजाय जादू शामिल था। यही तो सबसे अच्छा उपाय है। जेम्स ने सहमति में सिर हिलाया। सभी ने विलियम को जादू का इस्तेमाल करते देखा। अपनी शक्तियों को अभी अभी जागृत करने वालों में इस स्थिति का सामना करना बहुत आम बात है। दोनों बूढ़े आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद अलग हो गए। जेम्स ने यह भी वादा किया कि सुबह होते ही वह ओवन के टूटे दरवाजे को ठीक करने के लिए एक बढ़ई को बुलाएगा। चिंतित एला को अपने साथ बकरी के बारे में वापस ले जाने के लिए जेम्स को कुछ समय लगा। एला जाने के लिए बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन अंततः जेम्स उसे मनाने में कामयाब हो गया। अगले दिन उस रात की घटना का निपटारा हो गया और सभी ने जेम्स के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया।
क्रोनोस, असलान और बाकी बकरियां भी पूरी तरह से ठीक होने की राह पर थीं। हालांकि वे अपने साथ हुई घटना से अभी भी सदमे में थे, लेकिन एला की मौजूदगी ने उनकी चिंता को कम कर दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घटना के 3 दिन बाद विलियम की नींद खुली। ओवन एक बहुत शक्तिशाली जीवन जादूगर था और उसके लिए उस छोटे लड़के के घावों को ठीक करना बहुत आसान था। उसे होश में आने में 3 दिन लगने का कारण हॉबगोब्लिन जादूगर के खिलाफ लड़ाई के दौरान हुई मानसिक थकावट थी। हर चीज के लिए धन्यवाद श्रीमान ओवन, विलियम ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा। कोई बात नहीं, ओवन ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? बहुत। तो फिर खाना खा लीजिए। खाना खत्म होने के बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। विलियम ने ओवन के नौकर द्वारा परोसे गए चिकन सूप को बड़े चाव से खाया। उसकी मनमोहक सुगंध ने उसकी इंद्रियों को जागृत कर दिया और स्वादिष्ट स्वाद ने उसके मन को सुख दिया। ओवन मुस्कुराते हुए उस छोटे लड़के को खाते हुए देख रहा था। प्रिय, क्या तुम यहाँ हो? विलियम के कमरे के बाहर से एक महिला की कोमल और मधुर आवाज सुनाई दी। मैं यही हूँ प्रियतमा, ओवन ने उत्तर दिया। आओ, हमारे मेहमान से तुम्हारा परिचय कराने का यह अच्छा समय है। ठीक है, मैं अंदर आ रही हूँ, महिला ने जवाब दिया। विलियम ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। सुनहरे बालों और हरी आंखों वाली एक खूबसूरत महिला मुस्कुराते हुए ओवन की ओर बढ़ी। विलियम समझ गया कि वह महिला लगभग 20 वर्ष की थी। उसने अनुमान लगाया कि वह ओवन की बेटी थी। उस खूबसूरत महिला ने दीवार से लगी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी उठाई और उसे उठाकर ओवन के पास ले आई। फिर वह बूढ़े आदमी के बगल में बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। ओवन मुस्कुराया और विलियम का परिचय कराने के लिए इशारा किया। सारा, ये विलियम है। ये जेम्स के पोते हैं। विलियम, ये मेरी पत्नी सारा है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों की आपस में अच्छी बनेगी। छी! ओवन का परिचय सुनते ही विलियम ने अपने मुंह में मौजूद स्वादिष्ट चिकन सूप थूक दिया। पत्नी? क्या वह आपकी पत्नी है? हाँ, ओवन ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि विलियम ने कमरे में गंदगी फैला दी थी। ओवन ने इस तरह की प्रतिक्रिया पहले भी देखी थी। वह तो इसका आदी हो चुका था। वास्तव में उसे लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर आनंद आता था। ये सच है, सारा ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। ओवन मेरे पति हैं। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इस बूढ़ी गाय की तो लॉटरी लग गई और इसे बढ़िया ताजी घास खाने को मिल गई, विलियम ने सोचा। ये बूढ़ी गाय अभी भी तीखी है। सारा ने विलियम से बातचीत की, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रुकी। ओवन को चुंबन देने के बाद वह कमरे से निकल गई और अपने काम में लग गई। क्या मेरी पत्नी खूबसूरत नहीं है? ओवन ने पूछा। हाँ, विलियम ने जटिल भाव से उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक है, चूंकि आपने खाना खा लिया है, अब कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करने का समय है, ओवन ने कहा। जेम्स ने मुझे पहले ही बता दिया है कि आपके पास विजय की अंगूठी है। मुझे यकीन है कि उसने आपको यह भी बताया होगा कि यह रहस्य ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, है ना? हाँ, अच्छा, अब तो बात आसान हो गई। बताओ, तुम्हें इतनी चोटें क्यों लगी? इतने शक्तिशाली शाप केवल एक ताकतवर काला जादूगर ही दे सकता है। विलियम ने सच बताने का फैसला किया और ओवन को हॉबगोब्लिन जादूगर के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में बताया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और पूरी घटना शुरू से अंत तक सुनाई। बूढ़े ने विलियम की कहानी ध्यान से सुनी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, विलियम बूढ़े के चेहरे पर नापसंदगी के भाव देख सकता था। चैप्टर 46। और यही हुआ। विलियम ने आह भरी। इसे कम आंकना मेरी गलती थी। ओवन ने विलियम के सिर पर हथेली से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे लड़का दर्द से चीख उठा। बेवकूफ! कालकोठरी की खोज का पहला नियम यह है कि अपने विरोधियों को कभी कम मत समझो, ओवन ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दी होती और अंगूठी का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो तुम और तुम्हारी बकरियां मर जाती। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, विलियम को बुरा लगा, लेकिन यही सच था। उसने जो गलती की थी, उसके लिए वह कोई बहाना बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सुनो नन्हे विल, ओवन ने गंभीर भाव से कहा। ऐसे भी मौके होते हैं जब मात्र शक्ति बेकार होती है। काले जादूगरों से बहुत से लोग डरते हैं, क्या तुम जानते हो क्यों? क्या यह उनके श्रापों की वजह से है? हाँ और ना, ओवन ने अपने हाथ में प्रकाश का एक सफेद गोला बुलाते हुए कराहते हुए कहा। डार्क मैजिशियंस से इसलिए डर लगता है क्योंकि वे लोगों को इस तरह मार सकते हैं कि उनके शिकार को पता ही न चले कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनके श्राप उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उसे अंदर से नष्ट कर सकते हैं। ओवन के हाथ में सफेद रोशनी के गोले के बीचों बीच एक काला धब्बा दिखाई दिया। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता गया, यहाँ तक कि उसने गोले की सारी रोशनी को घेर लिया और उसे द्वेष के काले गोले में बदल दिया। इस प्रक्रिया में सालों लग सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, ओवन ने कहा।
एक बार जब कोई काला जादूगर किसी व्यक्ति को मारने का फैसला कर लेता है तो किसी के लिए भी जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सौभाग्य से जिस हॉबगोब्लिन जादूगर से आपने लड़ाई की वह केवल चौथे स्तर पर है। मेरे जैसे उच्च पद का व्यक्ति उसके मंत्रों को निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन अगर आपको मेरे बराबर या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली किसी ने शाप दिया हो तो इस दुनिया में कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी मृत्यु बहुत धीमी और दर्दनाक होगी। इसीलिए लोग काले जादूगरों से संबंध रखना पसंद नहीं करते। विलियम ने ओवन की व्याख्या सुनी और भौहें चढ़ा ली। फिर उसने गंभीर भाव से उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और एक सवाल पूछा जो वह तब से पूछना चाह रहा था जब बूढ़े व्यक्ति ने काले जादू के बारे में बात करना शुरू किया था। तो फिर श्रीमान ओवन, मैं इसके खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं? विलियम ने पूछा। खैर, काले जादू से लड़ने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको हॉबगोब्लिन शमन को मारना होगा, इससे पहले कि वह आपको मार डाले। ओवन ने जवाब दिया, मुझे बस यह अजीब लगता है कि तुम्हारे जैसे 10 साल के बच्चे मुझसे हॉबगोब्लिन शमन से लड़ने का तरीका पूछ रहे हो। क्या तुम्हें पता है, उन जीवों का सामना करते हुए सिल्वर रैंक के एडवेंचरर भी मर सकते हैं? सामने खड़े युवक को देखते हुए बूढ़े व्यक्ति की आवाज में तिरस्कार का भाव था। फिर भी विलियम की निगाहें नहीं हटी। वह गंभीर भाव से ओवन को देखता रहा, जिसे देखकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। क्या तुम सच में अपनी उम्र में किसी हॉबगोब्लिन जादूगर से लड़ने का तरीका ढूंढ रहे हो? ओवन ने पूछा। क्यों? क्या तुम कोई डेडलाइन पूरी करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ और? नहीं, विलियम ने सिर हिलाया। मैं बस और मजबूत बनना चाहता हूँ। मिलेनियल बीस्ट के खिलाफ लड़ाई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं तो बस एक चींटी हूँ जो आसानी से मर सकती है अगर उस तरह का कोई प्राणी मुझ पर पैर रख दे। हम ठीक है, तुम गलत नहीं हो। ओवन को मानना पड़ा कि लड़के की बात में कुछ सच्चाई थी। कुछ देर सोचने के बाद ओवन ने लड़के को उसकी मौजूदा समस्या से उबरने के लिए कुछ सलाह देने का फैसला किया। आप अपनी वर्तमान स्थिति से उबरने के 3 तरीके हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहला तरीका है गोब्लिन शमन को इससे पहले कि वह आपको मार डाले, मार डालना। इसका मतलब है कि आपको लंबी दूरी का मंत्र या ऐसा हमला इस्तेमाल करना होगा जिससे उसे सुरक्षित दूरी से मारा जा सके। दूसरा तरीका है प्रकाश या जीवन जादू सीखना। हालांकि दोनों जादू की जड़ें एक ही हैं, फिर भी उनके उद्देश्य अलग अलग हैं। प्रकाश जादू का व्यापक रूप से उपयोग पादरी, पुरोहित और योद्धा करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वे अंधकार जादू के कट्टर दुश्मन हैं। विलियम को अपनी बात समझने का मौका देने के लिए ओवन एक पल के लिए रुका। वह समझता था कि 10 साल के बच्चे के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चूंकि लड़का गंभीर था इसलिए उसने भी गंभीर होने का फैसला किया। तो फिर डार्क मैजिक को हराने का आखिरी तरीका है डार्क मैजिक से ही लड़ना। ओवन मुस्कुराया। क्या तुम वो कहावत जानते हो, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और आग से आग बुझाना? एक बार जब तुम डार्क मैजिक में महारत हासिल कर लोगे तो बहुत कम ही ऐसे स्टेटस स्पेल होंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नन्हे विल, तुम्हारा क्या इरादा है? अरे, मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम काला जादू सीखोगे तो लोग तुमसे ऐसे दूर भागेंगे जैसे कोई बीमारी हो। हालांकि काला जादू जरूरी नहीं कि बुरा ही हो, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें बुरा ही समझा जाता है। विलियम गहरी सोच में डूब गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने ओवन के सुझावों के फायदे और नुकसान पर विचार किया। 10 मिनट सोचने के बाद विलियम ने अपना सिर उठाया और अपना जवाब दिया। श्री ओवन, मैं सीखना चाहती हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मी है, मी है, मी है, मी है। ओवन से बात करने के बाद विलियम एंसेवर्थ निवास लौट आया। अपने दादा, चाचा और चाची से मिलने के बाद वह सीधे बकरियों के बारे में अपने झुंड को देखने गया। वहां पहुंचते ही असलान, क्रोनोस और बाकी बकरियों ने उसे घेर लिया। विलियम जमीन पर बैठ गया और सबको गले लगा लिया। बकरियों ने उसे घेर लिया और अपना माथा उसके शरीर से सटा लिया। उस छोटे लड़के ने उनका प्यार और स्नेह महसूस किया और उसे गर्माहट का एहसास हुआ। एला ने इस दृश्य को शांत भाव से देखा। वह आगे बढ़कर विलियम के कंधे पर अपना सिर रखना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। विलियम की दूसरी मां समझ गई थी कि उसके बेटे को बकरियों को कुछ दिलासा देना जरूरी है ताकि पिछले कुछ दिनों से उन पर छाई चिंता शांत हो सके। कुछ देर बाद बकरियां आखिरकार तृप्त हो गईं और फिर से अपने चंचल स्वभाव में लौट आईं। मां, विलियम खड़ा हुआ और उसने अपनी बाहें चौड़ी कर ली। एला आगे बढ़ी और लड़के के चेहरे को चाट लिया। विलियम खिलखिला उठा क्योंकि उसकी मां की जीभ उसे बहुत गुदगुदी कर रही थी। उसने एला की गर्दन को गले लगाया और उसके सिर के ऊपरी हिस्से को सहलाया। यह उनका एक दूसरे को यह भरोसा दिलाने का तरीका था कि सब ठीक है। एंसेवर्थ परिवार लिया और सेड्रिक के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। दोनों भाई बहन ये जानकर राहत महसूस कर रहे थे कि विलियम इवोकेशन मैडनेस से उबर चुका है।
विलियम को पहले ही बता दिया गया था कि ओवन और जेम्स ने अपने साथियों को यही स्पष्टीकरण दिया था, इसलिए उसे इसी स्पष्टीकरण पर कायम रहना था। दोपहर के भोजन के दौरान विलियम ने देखा कि पिछली बार जब उसने लिया को देखा था, उसकी तुलना में वह अधिक जीवंत लग रही थी। वह मुस्कुरा भी रही थी और लड़के को पता चल गया कि वह बनावटी मुस्कान नहीं थी। क्या कुछ अच्छा हुआ, बड़ी बहन? विलियम ने पूछा। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सच में? लिया ने विलियम को एक बहुत प्यारी मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जो इतनी प्यारी थी कि उसके दांत सड़ने को मजबूर कर दे। हाँ, विलियम ने सिर हिलाया। क्या सच में कुछ अच्छा हुआ? शायद, लिया ने जवाब दिया। उसने शरारती अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन और कुछ नहीं कहा। सेड्रिक ने भी अपनी बहन के रवैये में बदलाव देखा। हालांकि उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसके लिए पिता के निधन से दुखी होने के बजाय लिया का इस तरह रहना बेहतर था। अगर उसे पता होता कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई है और वह उसकी बहन से मिल भी चुका है, तो शायद वह भी उसकी बहन की तरह ही महसूस कर रहा होता। चैप्टर 47। अगले दिन ओवन विलियम और एला के साथ लोन्ट के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित एक घर में गया। 2 मंजिला घर बाहर से बहुत ही आरामदायक लग रहा था। सामने के बरामदे में कई ऑर्किड लटके हुए थे। हवा उनकी सुगंध से भरी हुई थी और विलियम को उनकी खुशबू सूंघने के बाद अपने शरीर में ताजगी का एहसास हुआ। सेलीन, मैं छोटे विलियम को अपने साथ लाया हूं, ओवन ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक देते हुए कहा। अंदर आओ, ओवन। घर के अंदर से रेशम जैसी कोमल आवाज आई। मालिक की अनुमति लेकर ओवन ने दरवाजा खोला और विलियम को अंदर आने का इशारा किया। अंदर आते ही विलियम ने एक ऐसा कमरा देखा जो उन सबसे विचित्र जीवों से भरा हुआ था जिन्हें उसने अपने दोनों जन्मों में कभी नहीं देखा था। खिड़की के पास एक नारंगी फल धूप सेक रहा था, जिस पर मानो टेंटिकल्स उग आए हो। एक मछली, जिसका सिर बाघ जैसा था, मछलीघर में तैर रही थी। मेज पर रखे 2 गमले शतरंज खेल रहे थे और एक बंदर के सिर वाला तोता विलियम को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। वाह, एक बंदर आ गया है। बंदर तोते ने विलियम का मजाक उड़ाते हुए अपने ठिकाने से घोषणा की। एक बेवकूफ बंदर एक बेवकूफ बकरी के साथ। वाह, ओलिवर, तमीज से पेश आओ। मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसी मधुर आवाज ने तोते जैसे बंदर को फटकारा, जिससे वह एकदम चुप हो गया। सेलीन, ऐसा लगता है कि तुम्हारा पालतू जानवर अभी भी हमेशा की तरह ही तिरस्कारपूर्ण है, ओवन ने घर के मालिक को ढूंढने के लिए कमरे में नजर घुमाते हुए कहा। खैर, ओलिवर इस तरह का व्यवहार किए बिना ओलिवर नहीं होगा, सेलीन ने जवाब दिया। मैं दूसरी मंजिल पर हूं, ओवन। मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों 5 मिनट और इंतजार कर सकते हैं? मैं अपना प्रयोग पूरा करने वाली हूं। बिल्कुल। ओवन को पहले से ही कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी, इसलिए उसने विलियम को खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठने के लिए इशारा किया, जहां नारंगी रंग के तंबू वाला प्राणी धूप सेक रहा था। तोते जैसे दिखने वाले बंदर ने विलियम को देखकर मुंह बनाया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला, कहीं उसका मालिक नाराज न हो जाए। विलियम ने इस विचित्र प्राणी को उत्सुकता से देखा। इसकी अजीब शक्ल के अलावा यह प्राणी दुष्ट नहीं लग रहा था। वास्तव में विलियम को लगा कि यह प्राणी बहुत बुद्धिमान है और मूर्ख होने का नाटक कर रहा है। ठीक 5 मिनट बाद लगभग 25 वर्ष की एक सुंदर महिला सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके लंबे बैंगनी बाल थे और उसने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। विडंबना यह थी कि उसने जो पोशाक पहनी थी वह भी बैंगनी रंग की थी और इससे उसके शरीर की कोमल आकृतियां और भी निखर रही थी। विलियम उसकी अलौकिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और वह उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह थी और उसका हर पहलू बेदाग था। तुम काफी प्यारे हो, लेकिन माफ करना, मुझे ऐसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनके बाल भी अभी तक नहीं बढ़े हैं। सेलीन ने विलियम को एक शरारती आंख मारी, जिससे उस छोटे लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे बाप रे, उसकी खूबसूरती तो 10,000 से भी ज्यादा है। विलियम ने अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत महिला को देखते हुए गहरी सांस ली। यकीनन सेलीन अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी। वह उसकी पहली प्रेमिका बेले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। विलियम, अरे नौजवान, क्या तुम अभी भी हमारे साथ हो? ओवन ने उस छोटे लड़के के गालों पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए उसे चिढ़ाया। मी, एला की आवाज ने विलियम को उसकी तंद्रा से बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए अपना सिर खुजलाया। चिंता मत करो, कोई तुम पर नहीं हंसेगा, ओवन ने लड़के के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। अगर मेरी शादी न हुई होती तो मैं उसे बहुत पहले ही सब कुछ बता देता। सेलीन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे उस बूढ़ी गाय में कोई दिलचस्पी नहीं है जो जवान घास के पीछे पड़ी हो। आपने पिछले जन्म में जरूर दुनिया को बचाया होगा, तभी तो अब सारा आपकी जिंदगी में है। खैर, मैं मानता हूं कि मेरी पत्नी शायद तुम्हारी जितनी खूबसूरत न हो, लेकिन बिस्तर पर वह काफी जोशीली है, ओवन ने आत्मसंतुष्ट भाव से जवाब दिया।
सेलिन, विलियम, एला और तोते जैसे बंदर ने उस बूढ़े बदमाश को घृणा भरी निगाहों से देखा। उनके चेहरे के भाव एक ही बात कह रहे थे, और वो थे नीच। उनकी तिरस्कार भरी निगाहों से ओवन अप्रभावित रहा। वास्तव में उसे तो लगा कि यह उसके लिए सबसे बड़ी प्रशंसा है। सेलिन ने एक बार फिर नाक सिकुड़ी और फिर अपनी निगाहें अपने सामने खड़े उस लड़के पर टिका दी। विलियम, है ना, मुझे तुम्हारा भ्रम तोड़ना होगा, नौजवान, सेलिन ने अपने चेहरे पर चश्मा ठीक करते हुए कहा। तुम सिर्फ चाहकर काला जादू नहीं सीख पाओगे। केवल वही लोग जो काली कलाओं के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, उसकी शक्ति का उपयोग कर पाएंगे। मैं समझता हूं, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दीजिए, विलियम ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अगर वास्तव में मेरा डार्क मैजिक से कोई संबंध नहीं है तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हम 10 साल की उम्र में तो तुम में वाकई बहुत जोश है। सेलिन ने प्रशंसा में सिर हिलाया। अच्छा, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हें काले जादू से कोई लगाव है। ओवन ने मुझे बताया था कि तुमने बर्फ का जादू सीख लिया है। क्या यह सच है? हाँ, दिलचस्प। सेलिन ने अपने हाथ पर एक क्रिस्टल बॉल प्रकट की और विलियम को पास आने का इशारा किया। अपना हाथ क्रिस्टल बॉल के ऊपर रखो। विलियम ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। कुछ ही सेकंड बाद क्रिस्टल बॉल के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया। सेलिन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। माफ कीजिए, आपको डार्क मैजिक में कोई रुचि नहीं है, सेलिन ने कहा। मेरा सुझाव है कि आपको केवल अपनी आइस मैजिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओवन और सेलिन को लगा था कि विलियम इस नतीजे से निराश होगा, लेकिन निराशा के बजाय उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? सेलिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या मैंने अभी तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारा काले जादू से कोई संबंध नहीं है? जी हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। मैंने आपकी बात स्पष्ट रूप से सुन ली, सुश्री सेलिन। तो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार के जादू का उपयोग करने के लिए आत्मीयता जैसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। सेलिन और ओवन ने लड़के के घमंडी चेहरे को देखा। दोनों को अपने हाथों में खुजली होने लगी और अगर विलियम उनसे कुछ साल छोटा न होता तो वे उसकी इतनी गुस्ताखी भरी बात के लिए उसे खूब पीट देते। इस दुनिया में जादू की शक्ति सर्वोपरि थी। चाहे आप 100 साल तक प्रशिक्षण लें, ये तथ्य नहीं बदल सकता था। एक अग्नि जादूगर कई वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी जल, बर्फ, वायु और पृथ्वी की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगा। यदि वे सफल भी हो जाते हैं तो भी वे अपनी क्षमताओं पर लगी पाबंदी के कारण मैजिक बुलेट जैसे साधारण मंत्रों का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे दुर्लभ मामले भी थे जिनमें लोग 2 विशेष गुणों के साथ पैदा होते थे, और बेहद दुर्लभ अवसरों पर तो कुछ लोगों में 3 गुण भी पाए जाते थे। ऐसे लोगों को बहुत कम समझा जाता था और विभिन्न राज्य और साम्राज्य इन होनहार व्यक्तियों के पालन पोषण के लिए हर संभव खर्च करते थे। हालांकि उनके सामने खड़े उस घमंडी लड़के ने ऐलान किया कि उसे किसी भी तरह के जादू का इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह की क्षमता की जरूरत नहीं है। ओवन ने अपने हाथ में छड़ी को बहुत कसकर पकड़ रखा था और विलियम के नितंब पर थप्पड़ मारने ही वाला था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सेलिन ने पूछा। उसकी आवाज में एक शिकारी की तरह खतरनाक भाव था जो अपने शिकार पर झपटने ही वाला हो। तुम्हें लगता है कि जादू सीखना चावल की दलिया खाने जितना आसान है? खैर, शायद आम लोगों के लिए यह नामुमकिन हो, विलियम ने आत्मविश्वास भरी निगाहों से जवाब दिया। लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। सुश्री सेलिन, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगी? शर्त? हाँ, 15 मिनट से भी कम समय में मैं काला जादू सीख पाऊंगा। हो, सेलिन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और विलियम को एक शैतानी मुस्कान दी। दिलचस्प। तो हम किस तरह की शर्त लगाने वाले हैं, नन्हे लड़के? अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे गुरु बन जाओगे और मुझे काला जादू सिखाओगे, विलियम ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अगर मैं हार गया तो तुम मुझे 1 साल के लिए अपना गुलाम बना सकते हो। श्री ओवन यहाँ गवाह के रूप में मौजूद रहेंगे। विलियम, ये ओवन लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि विलियम का आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, लेकिन वह सेलिन के स्वभाव को समझता था। वह उन लोगों से नफरत करती थी जो जादू सीखने को हल्के में लेते थे। दिलचस्प। सेलिन ने विलियम को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार करती हूँ। ओवन, तुम हमारे गवाह बनोगे। मैं बूढ़े जेम्स को ये कहते हुए नहीं सुनना चाहती कि मैंने उसके पोते को धमकाया। हाँ टिल्डा, विलियम, क्या तुम सच में इस बारे में आश्वस्त हो? माफी मांगने में अभी देर नहीं हुई है, तुम्हें पता है ना? ओवन ने आह भरी और उस छोटे लड़के को एक बार फिर समझाने की कोशिश की। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जादू सीखना भी उनमें से एक है। चिंता मत कीजिए मिस्टर ओवन, विलियम ने जवाब दिया। एक एंसेवर्थ अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। यह देखकर कि छोटा लड़का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता, ओवन ने अपनी अलमारी से एक खाली चर्मपत्र निकाला और मंत्रोच्चार किया।
उसके शब्द हवा में फैल गए और चर्मपत्र पर नाचने लगे, जिससे वह सफेद चमकने लगा। मंत्रोच्चार समाप्त होने के बाद चर्मपत्र सेलिन और विलियम के बीच तैरने लगा। यह एक ऐसा अनुबंध है जो तुम्हारी शक्तियों को खून से बांध देगा, ओवन ने समझाया। विलियम, यह आखिरी बार है जब मैं पूछ रहा हूं। क्या तुम इस बारे में आश्वस्त हो? हाँ बिल्कुल, विलियम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अगर तुम सच में सफल हो गए तो मुझे तुम्हें अब से युवा मालिक कहने में कोई आपत्ति नहीं है, सेलिन ने मधुर स्वर में कहा, जिससे उस छोटे लड़के को चक्कर आने लगा। ओवन ने अपनी अंगूठी में रखे छोटे खंजर को निकालकर विलियम की उंगली में चुभो दिया। खून की एक बूंद अनुबंध पर गिरी, जिससे वह गहरे लाल रंग से चमकने लगा। उसने सेलिन के साथ भी ऐसा ही किया। जैसे ही सेलिन का खून अनुबंध में मिला, एक चकाचौंध भरी रोशनी प्रकट हुई और अनुबंध दो हिस्सों में बंट गया। वे प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए और विलियम और सेलिन की छाती में समा गए। एक नीरस आवाज हवा में गूंजी और उसने अपनी घोषणा की, आपके 15 मिनट अब शुरू होते हैं। चैप्टर 48। सुश्री सेलिन, क्या मैं आपका हथियार थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूं? विलियम ने पूछा। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। मुझे बस इसे पकड़ने की जरूरत है ताकि मैं काले जादू के लिए आत्मीयता प्राप्त कर सकूं। मैंने पहली बार सुना है कि कोई सिर्फ हथियार पकड़ने से ही किसी शक्ति से प्रभावित हो जाता है, लेकिन ठीक है, ये लो। सेलिन ने एक जादुई किताब निकाली और विलियम को दे दी। चूंकि अनुबंध पहले ही हो चुका था, इसलिए वह इतनी छोटी सोच वाली नहीं होगी कि लड़के के दावों को साबित करने के लिए उसकी जरूरतों को नकार दे। ओवन गंभीर भाव से किनारे खड़ा होकर देख रहा था। यह पहली बार था जब उसने सुना था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के हथियार को छूकर ही आत्मीयता प्राप्त कर लेता है। वह आधा संदेह में था और आधा उम्मीद कर रहा था कि विलियम उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निश्चित सपनों की ग्रिमोयर, एक जादुई ग्रंथ जो कभी स्वप्न भक्षक के नाम से प्रसिद्ध अंधकार में जादूगर का था। यह अपने स्वामी को लोगों के सपनों में जाने और उनके स्वप्नलोक को एक टर्मिनल में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करता है, जिसमें स्वामी अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकता है। बुद्धिमत्ता के स्तर में 100 की वृद्धि होती है। अभिशापों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता में 50% की वृद्धि। ये कौशल लेस देन ड्रीम ईटर ग्रेटर देन का उपयोग दिन में 3 बार करने की अनुमति देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग, क्या आप डार्क मेज जॉब क्लास प्राप्त करना चाहेंगे? लेस देन, हाँ, नहीं, ग्रेटर देन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम मुस्कुराया और हाथ चुना। तुरंत ही उसने सिस्टम से आइस मेज जॉब क्लास को डार्क मेज जॉब क्लास से बदलने के लिए कहा। बधाई हो, होस्ट ने डार्क मेज जॉब क्लास हासिल कर ली है। लेस देन, मेजबान ने ये कौशल सीखा है। कलंक, ग्रेटर देन। मेजबान ने ये कौशल सीख लिया है। अंधकार का बीज। धन्यवाद सुश्री सेलिन। विलियम ने ग्रिमोयर को अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को वापस सौंप दिया। स्वागत है, सेलिन ने अपने हाथ में पकड़ी किताब को वापस लेते हुए जवाब दिया। तो क्या मेरी किताब को पकड़ने से तुम्हें डार्क एफिनिटी प्राप्त हुई? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय विलियम ने अपनी हथेली खोली और मंत्रोच्चार करने लगा। अंधकार का बीज। विलियम की हथेली के बीचों बीच खून की तरह लाल रंग की एक आंसू की बूंद मंडरा रही थी। सेलिन सहम गई, जबकि ओवन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अचानक कमरे के अंदर एक नीरस आवाज गूंज उठी। विलियम वॉन आइंसेवर्थ ने अनुबंध के अपने हिस्से को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हारने वाली पार्टी को चर्चा की गई शर्तों का पालन करना चाहिए और अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। उस नीरस आवाज ने सेलिन को दूसरी बार चौंका दिया। इससे उसे एहसास हुआ कि लड़का सचमुच सफल हो गया था और जो वह देख रही थी वह कोई छल नहीं था। बेशक अपनी श्रेणी की एक काली जादूगरनी होने के नाते वह अंधकार के बीज की प्रामाणिकता को पहले ही महसूस कर चुकी थी। वह इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि विलियम ने केवल उसकी जादू की किताब को हाथ में पकड़कर ही काला जादू सीख लिया था। क्या ये सच में मुमकिन है? सेलिन हकलाते हुए बोली। अरे बाप रे, क्या ये सच है? हाँ, विलियम ने शांत भाव से उत्तर दिया। उस समय उसके दादाजी की भी यही प्रतिक्रिया थी, इसलिए उसे पहले से ही उम्मीद थी कि सेलिन और ओवन भी उसी तरह व्यवहार करेंगे। अविश्वसनीय, बिल्कुल अकल्पनीय, ओवन ने हैरानी से कहा। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम इस दुनिया में मौजूद हर तरह का जादू सीख सकते हो? विलियम ने सिर हिलाया। उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि वह सचमुच इस दुनिया के सारे काम सीख सकता है। उसे डर था कि अगर ओवन ने उसकी बात सुनी तो उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। सुश्री सेलिन, क्या आप हमारी शर्त पूरी करेगी? विलियम ने पूछा। हाँ टिल्डर, जब मैंने शर्त लगाने की हिम्मत की है तो हारने की भी हिम्मत की है, सेलिन ने कमर पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। तुमने मुझे अपना गुरु बनने के लिए कहा है, इसलिए मैं तुम्हें इतिहास का सबसे शक्तिशाली डार्क मेज बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ,
तुम्हें मुझे अपना गुरु चुनने के अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है। गुरुजी, अब से आप मुझे जो शिक्षा देंगे उसके लिए मैं उत्सुक हूँ, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि काले जादू के बारे में उसका ज्ञान बहुत कम था और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसे इसका सही उपयोग करना सिखा सके। अपनी आइस मेज स्किल की तरह ही, हालांकि वह अपनी इच्छा से कौशल सीख और उपयोग कर सकता था, बर्फ की जादूगरी के मामले में उसका ज्ञान बहुत ही सही था। जादू में महारत हासिल कर चुके लोगों की तुलना में विलियम एक ऐसे आइस मेज की तरह था जो केवल उनकी आंखों में बर्फ के टुकड़े फेंक सकता था। अगर विलियम का सामना अपने स्तर के किसी जादूगर से होता है तो भले ही वे एक ही कौशल का उपयोग करें, फिर भी उस लड़के की शक्ति उस विशेषज्ञ की तुलना में काफी कमजोर होगी जो उसके तत्व को पूरी तरह से समझता है। जैसे मार्शल आर्ट में होता है, अगर एक ही तरह के अभ्यास वाले दो मार्शल आर्टिस्ट आपस में लड़ें तो 10 में से 8 बार ताकतवर ही जीतेगा। यही बात एक ही तत्व के जादूगरों के बीच की लड़ाई पर भी लागू होती है। देखते हैं कुछ दिनों बाद तुम यही राग अलापोगे या नहीं, सेलिन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। विलियम, मैं तुम्हें अभी बता रही हूं, एक डार्क मेज का रास्ता आसान नहीं होता। हो सकता है भविष्य में तुम मुझसे नफरत करने लगो। क्या अब भी तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो? बिल्कुल, विलियम ने सिर हिलाया। अपने फैसले पर पछतावा मत करना, नन्हेविल। गुरुजी, आप मुझे डरा रहे हैं। बिल्कुल सही, तुम्हें डरना चाहिए, सेलिन ने कहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक गहरी चमक दिखाई दी। बहुत डरना चाहिए। सेलिन की आंखों में क्षण भर के लिए जो भयावह चमक दिखाई दी, उसे देखकर विलियम घबरा गया। किसी कारणवश उसे लगा कि उसके नए गुरु के मार्गदर्शन में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। विलियम की उंगली में अंगूठी पर नजर डालते हुए सेलिन ने भौहें चढ़ाई। बेहतर होगा कि आप पहले बारबातोस से कहें कि वह आपकी उंगली में उस अंगूठी का रूप बदलने के लिए एक विशेष जादू कर दे। हालांकि लोंट के सभी स्वामी विजय की अंगूठी को नहीं पहचान सकते, लेकिन जो पहचानते हैं वे निश्चित रूप से इसकी उत्पत्ति जानते होंगे। मुझे उनकी वफादारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन हर किसी की एक कीमत होती है। अगर कोई मुझे वह चीज दे जो मैं सच में चाहता हूं, तो मैं शायद सच बता दूं और उन्हें बता दूं कि वह अंगूठी आपके पास है। विलियम ने अपने दादाजी की बातों पर सोचते हुए आह भरी। शायद मेरी उंगली में अंगूठी पहनाना एक गलती थी। क्या मुझे इसे फिर से हार की तरह पहनना चाहिए? हालांकि इसे गले में हार की तरह पहनने से ये सबकी नजरों से छिप जाता, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। कुछ सोचने के बाद सेलिन की सलाह अधिक व्यावहारिक साबित हुई। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, गुरुजी। अब ठीक लग रहा है। सेलिन मुस्कुराए और विलियम को ऐसे देखने लगी जैसे वह कोई मेढक हो जिसका चीर-फाड़ होने वाला हो। लड़के को अचानक अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में ठंडक का एहसास हुआ। फिर वह कुछ कदम पीछे हट गया और घबराकर सेलिन की ओर देखने लगा। सेलिन ने जब उस नन्हे शैतान को ओवन की पीठ के पीछे छिपते देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सेलिन, तुम फिर से अपनी शरारतें शुरू कर रही हो, ओवन ने आह भरी। क्या तुम विलियम को थोड़ी ढील दे सकती हो? ठीक है, 2 नहीं 3 दिन बाद मुझसे मिलो, सेलिन ने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा। मुझे अभी एक महत्वपूर्ण प्रयोग पूरा करना है। तब तक तुम बारबातोस को ढूंढो और अपनी अंगूठी ठीक करवा लो। हम 3 दिन में तुम्हारी पढ़ाई शुरू कर देंगे। धन्यवाद स्वामी जी, विलियम ने ओवन की पीठ के पीछे से झांका। मैं 3 दिन में वापस आऊंगा। अच्छा, अब कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अपने प्रयोगों पर काम करते समय शांति और सुकून चाहिए। सेलिन पहले ही दूसरी मंजिल पर जा चुकी थी, लड़के और बूढ़े आदमी को बैठक में खड़ा छोड़कर। चलो चलते हैं, विलियम। ओह, मी। सेलिन के घर से निकलते ही विलियम को अपने कंधों पर दबाव में भारी कमी महसूस हुई। हालांकि वह अपने शेपर्ड जॉब क्लास को पूरी तरह से बढ़ाना चाहता था, लेकिन इस समय यह संभव नहीं था। बेशक अगर वह सच में चाहता तो गोब्लिन क्रिप्ट की निचली मंजिलों पर अभ्यास करके अपने मनचाहे स्तर तक पहुंच सकता था। लेकिन विलियम ऐसा नहीं करना चाहता था। चूंकि वह पहले ही डार्क मैजिक की भयावहता का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका था, इसलिए वह इस शक्ति को समझना चाहता था ताकि पिछली घटना दोबारा न हो। विलियम ने स्वीकार किया कि अज्ञात से लड़ना एक डरावना अनुभव था। हालांकि वह अकेला नहीं था। उसकी माँ एला और उसका झुंड उसके साथ लड़ाई में उसका साथ देने के लिए मौजूद थे। लड़का अपनी माँ एला की गर्दन थपथपाते हुए उनकी पीठ पर चढ़ गया। चिंता मत करो माँ, अगली बार हम जीतेंगे, मैं वादा करता हूँ। मी। ओवन ने देखा कि बकरी और छोटा लड़का आगे आगे चल रहे थे और एंसेवर्थ निवास की ओर बढ़ रहे थे। उसका अपरिपक्व चेहरा और छोटा कद लोंट के किसी भी 10 वर्षीय बच्चे से अलग नहीं था। उसकी आंखें ही थीं। उसकी निर्मल हरी आंखें हमेशा आगे की ओर देखती रहती थीं। अडिग, अटल और अडिग। लड़के की आंखें ओवन को विलियम के पिता की याद दिलाती थीं। वह व्यक्ति जिसने अकेले ही दानवों को सिल्वर मून के एल्फ महाद्वीप पर आक्रमण करने से रोका था।
विलियम के पिता मैक्सवेल वॉन आइंसवर्थ कलकोटरी के विजेता के रूप में भी जाने जाते थे। वह व्यक्ति जिसे कल्पित बौने एक नायक के रूप में स्वीकार करते थे। उन्होंने ही विश्व वृक्ष की संत लेडी आवन का दिल जीता था। यह एक आदर्श अंत होना चाहिए था, लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने पिता के पदचिन्हों पर न चलो, नन्हे विलियम। ओवन ने आह भरते हुए उस भविष्य के बारे में सोचा जो हो सकता था, लेकिन कभी साकार नहीं हुआ। तुम्हारे भले के लिए और आइंसवर्थ परिवार के भले के लिए मैं आशा करता हूं। चैप्टर 49। विलियम ने एला के मुलायम और रोएदार पेट पर अपना सिर रखकर उन 2 कौशलों को पढ़ा जो उसने डार्क मेज जॉब क्लास प्राप्त करने से हासिल किए थे। लेस देन कलंक ग्रेटर देन 20 माना पॉइंट्स। यह एक ऐसी आभा फैलाता है जो आसपास के दुश्मनों को कमजोर कर देती है। डार्क मेज के चारों ओर 10 वर्ग मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों की शारीरिक और जादुई प्रतिरोधक क्षमता 30% कम हो जाती है। ऑरा की सीमा के भीतर मौजूद दुश्मनों पर स्टेटस इफेक्ट डालने की संभावना को बढ़ाएं। कौशल की अवधि 10 मिनट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन अंधकार का बीज ग्रेटर देन 20 माना पॉइंट्स। 10 सेकंड तक दुश्मन पर निरंतर स्पंदित होने वाली काली जादुई शक्ति का प्रयोग करता है। पहुंचाया गया नुकसान बुद्धिमत्ता के 2 गुना के बराबर है। सीड ऑफ डार्कनेस के सक्रिय रहने के दौरान दुश्मनों पर लागू होने वाले प्रत्येक स्टेटस इफेक्ट के लिए उन्हें 6 गुना अतिरिक्त क्षति पहुंचाता है। क्षति को 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये दोनों कौशल काफी अच्छे हैं, विलियम ने सोचा। अब चलो डार्क मेज जॉब क्लास के तहत बाकी कौशलों की जांच करते हैं। डार्क मेज स्किल ट्री खोलते ही विलियम के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। इससे पहले सेलिन और ओवन के साथ होने के कारण उसे अपने कौशल को परखने का समय नहीं मिला था। अब जब वह अकेला था तो उसे उस नौकरी वर्ग का पता लगाने से कोई नहीं रोक सकता था जिसने लगभग उसके पूरे दल को खत्म कर दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन डिस्पेल ग्रेटर देन 10 माना पॉइंट्स। उपयोगकर्ता के कौशल स्तर के आधार पर लक्ष्य पर लगे नकारात्मक प्रभाव को हटाने की संभावना होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घातक विष 10 माना पॉइंट्स। यह आपके दुश्मन पर गाढ़े जहर का गोला दागता है। दुश्मनों को जहर देने की बहुत अधिक संभावना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन संक्रमण ग्रेटर देन 10 माना पॉइंट्स। रेंज टच। लक्षित व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति प्रभाव हो जाता है: अंधापन, विष, पक्षाघात, भय, दुर्बलता और बहरापन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन 0 तीर ग्रेटर देन 10 माना पॉइंट्स। लक्ष्य पर अंधकार का तीर चलाता है जिससे अंधापन हो सकता है। लेस देन डार्क विप ग्रेटर देन 10 माना पॉइंट्स। यह अंधकार में ऊर्जा का एक कोड़ा उत्पन्न करता है। इसका उपयोग हमला करने, बचाव करने या उपयोगकर्ता को भूभाग में पैंतरेबाजी करने की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। एक समय में 2 से अधिक डार्क विप नहीं बनाए जा सकते। पहुंचाया गया नुकसान बुद्धिमत्ता के 2 गुना के बराबर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन कंफ्यूज रे ग्रेटर देन 20 माना पॉइंट्स। ये लक्ष्य पर लाल रंग की प्रकाश किरण छोड़ता है जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंत्र सफल होने पर लक्ष्य हिंसक अवस्था में चला जाएगा। वह अपनी सीमा के भीतर किसी पर भी बेतरतीब ढंग से हमला करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन अपवित्र स्पर्श ग्रेटर देन 20 माना पॉइंट्स। इसे अनलॉक करने के लिए 5 स्किल पॉइंट्स की आवश्यकता है। रेंज टच। लक्ष्य को पुनर्जीवित होने से रोकता है। अपवित्र स्पर्श सक्रिय रहने के दौरान उपचार मंत्र, औषधि और उपचार प्रभाव वाली अन्य वस्तुएं अप्रभावी हो जाएंगी। कौशल की अवधि 20 सेकंड। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन स्पेक्ट्रल हैंड ग्रेटर देन। यह एक प्रेतवादित हाथ को प्रकट करता है जो आपकी इच्छा अनुसार चलता है, जिससे आप कम स्तर के स्पर्श सीमा वाले मंत्रों को दूर से ही प्रयोग कर सकते हैं। प्रेतवादित हाथ डार्क विप का भी उपयोग करने में सक्षम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन डार्क माइट ग्रेटर देन 10 माना पॉइंट्स। हथियार में अंधकार तत्व का संचार करें। लेस देन डार्क मास्टरी ग्रेटर देन। दुश्मनों पर स्टेटस स्पेल डालने की संभावना 10% बढ़ जाती है। डार्क मैजिक से होने वाले नुकसान को 10% तक बढ़ाता है। यह प्रभाव 10 स्किल के साथ जुड़ जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन छाया सम्मोहन ग्रेटर देन 100 माना पॉइंट्स। लक्ष्य की एक छाया प्रतिकृति बनाता है। निर्मित परछाई लक्ष्य की शक्ति को 30% तक प्रकट करने में सक्षम है। निर्मित परछाई लक्ष्य के पास मौजूद किसी भी कौशल या जादू का उपयोग कर सकती है।
आप परछाई को केवल हमला करने या बचाव करने का आदेश दे सकते हैं। ये किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करेगी। एक समय में केवल एक ही परछाई मौजूद हो सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन अंधकार के साथ एक अथवा ग्रेटर देन। यह आपको और आपके सहयोगियों को काले जादू के प्रति 10% तक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। आप और आपके सहयोगियों पर लागू होने वाली स्थिति संबंधी बीमारियों के प्रभाव और अवधि को 10% तक कम करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम को अंततः समझ आ गया कि डार्क मैजिक अन्य मौलिक जादुओं की तरह विनाशकारी क्षति नहीं पहुंचाता। ये लक्ष्य को कमजोर करने और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर सीड ऑफ डार्कनेस का प्रयोग करके उसे समाप्त करने पर अधिक केंद्रित होता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रल हैंड और शैडो कंज्यूरेशन विलियम को अपने श्रापों को उनकी अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए कई विकल्प प्रदान करते हैं। हालांकि सीड ऑफ डार्कनेस एक कमजोर कौशल लग सकता है, लेकिन लक्ष्य पर एक या अधिक स्थिति संबंधी बीमारियों के होने पर इसकी घातकता स्पष्ट रूप से सामने आएगी। यह शायद मेरे ग्लेशियल लांस से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, विलियम ने बुदबुदाते हुए कहा। नहीं, यह निश्चित रूप से ज्यादा शक्तिशाली है। यह डार्कनेस सीड बहुत ही भयावह है। यह मेरे वर्तमान शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली जादुई हमला है, लेकिन शर्त यह है कि लक्ष्य पर एक स्थिति प्रभाव लागू होना चाहिए। विलियम को यह बात पता नहीं थी, और सेलिन ने भी उसे यह नहीं बताया था कि लेस देन अंधकार का बीज ग्रेटर देन नामक कौशल एक अत्यंत दुर्लभ कौशल था। यह लेस देन स्वप्न भक्षक ग्रेटर देन कौशल के समान था, जिसे सेलिन की जादू की किताब का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता था। मध्य महाद्वीप में विलियम के अलावा केवल 5 लोग ही ऐसे थे जो डार्क मैजिशियंस से संबंधित इस आक्रामक कौशल का उपयोग कर सकते थे। सेलिन उन 5 लोगों में से एक थी। इससे यह साबित होता है कि यह कौशल कितना दुर्लभ था। तो मुझे पहले कौन सा चुनना चाहिए? विलियम सोचने लगा। क्या मुझे पहले लेस देन 1 विद द डार्कनेस ग्रेटर देन चुनना चाहिए ताकि सभी की डार्क मैजिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, या मुझे पहले वॉइड एरो या कंफ्यूज रे जैसी कोई स्टेटस इफेक्ट स्किल सीखनी चाहिए? विलियम ने खुद इसका अनुभव किया था और उसे पता था कि वॉइड एरो कितना असरदार होता है। कंफ्यूज रे की तो बात ही मत पूछो। एला का अपने हमले के बीच में ही बेकाबू हो जाना देखना बहुत डरावना था। बेशक अगर वह व्यावहारिक होना चाहता तो वह लेस देन 1 विद द डार्कनेस ग्रेटर देन कौशल प्राप्त करने के बजाय डिस्पेल कौशल प्राप्त कर सकता था, जो लक्ष्य पर नकारात्मक प्रभावों को प्रभावी ढंग से हटा सकता था। अंत में उसने हॉबगोब्लिन शमन को चुनौती देने से पहले अपने डार्क मेज जॉब लेवल को 15 तक बढ़ाने का फैसला किया। गैविन के आशीर्वाद से लक्ष्य स्तर तक पहुंचने पर उसके पास पूरे 45 कौशल अंक उपलब्ध होंगे। यह उसके लिए हॉबगोब्लिन शमन के साथ अपने प्रतिशोध मुकाबले के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। एक एक कदम करके विलियम मुस्कुराया और आज रात गोब्लिन क्रिप्ट जाने के लिए उत्सुक था। सौभाग्य से मैंने डार्क मैजिक का पता जल्दी लगा लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर आसानी से घूमने के कारण मैं शायद घमंडी हो जाता। मिलेनियल बीस्ट को हराने के बाद विलियम का आत्मविश्वास बेतहाशा बढ़ गया था। हॉबगोब्लिन शमन के खिलाफ हुई हालिया घटना ने ही उसके आत्मविश्वास को थोड़ा कम किया था। जब विलियम हॉबगोब्लिन जादूगर के खिलाफ अपनी संभावित जीत के बारे में दिवास्वप्न देखने में व्यस्त था, तभी लिया उसे ढूंढते हुए बकरी के बारे में आ गई। क्या तुम दिन भर बकरियों के साथ रहकर ऊब नहीं जाते? लिया ने उस आलसी बकरे को देखते हुए पूछा जो अपनी माँ के पेट पर बड़े आराम से लेटा हुआ था। बड़ी बहन, जब तक मैं माँ के साथ हूँ मुझे कभी बोरियत नहीं होगी, विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मी, एला ने सहमति में सिर हिलाया। लिया ने विलियम को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। तुम बहुत शांत दिख रहे हो। लगता है किसी ने तुम्हें हमारे राज्य में हो रही घटनाओं के बारे में ताज़ा खबरें नहीं बताई हैं। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? विलियम ने पूछा। उसे पता था कि उसके दादाजी अपने दोस्तों और परिचितों द्वारा भेजे गए संदेशवाहक पक्षियों की मदद से राज्य की ताज़ा खबरों से अवगत रहते थे। जॉन और ब्लिट्स भी बीस्ट टाइड की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए 1 या 2 दिन के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। विलियम 3 दिनों से बेहोश था, इसलिए उसे राज्य में हाल ही में हुए घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी। चूंकि उसकी चचेरी बहन की प्रेमिका उसे ढूंढ रही थी, ऐसा प्रतीत हुआ कि जब वह अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहा था तब वास्तव में कुछ बड़ा घटित हुआ था। ली ने विलियम को मोर्चे से मिली ताज़ा खबर सुनाते हुए आह भरी। फोर्ट विंडरमेयर पर बीस्ट टाइड ने कब्जा कर लिया है, ली ने गंभीर भाव से कहा। आधे से ज्यादा रक्षक मारे गए हैं। जो बच गए उन्हें ग्रिफॉन ब्रिगेड ने बचा लिया और दूसरी रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए विंडकीप गढ़ में लाया गया है। विलियम ने माथे पर शिकन डाली। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो विंडकीप गढ़ राज्य की रक्षा की दूसरी पंक्ति थी, ताकि अगर फोर्ट विंडरमेयर बीस्ट टाइड के हाथों हार जाए तो उसकी रक्षा की जा सके। पिछली बीस्ट टाइड्स के दौरान राज्य पर होने वाले हर हमले की बढ़ती ताकत के कारण गढ़ की सुरक्षा को और मजबूत किया गया था।
फिर भी ये विंडरमेर किले की तुलना में काफी कमजोर था। मेरे दादाजी की क्या योजना है? विलियम ने पूछा। क्या वे फिलहाल युद्ध में शामिल होकर राज्य के लिए पुण्य कमाने की योजना बना रहे हैं? लिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता दादाजी क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन एक बार विंडकीपर में सेंध लग जाने के बाद बीस्ट टाइड को हेलन साम्राज्य के भीतरी इलाकों तक खुली पहुंच मिल जाएगी। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहन, विलियम ने टिप्पणी की। मुझे यकीन है कि राज्य में सभी लोग, जिनमें कुलीन वर्ग भी शामिल हैं, अंततः स्थिति की गंभीरता को समझ चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे राजा ने सभी सरदारों को यह फरमान जारी कर दिया होगा कि वे विंडकीपर की रक्षा के लिए अपनी निजी सेनाएं भेजें। बड़ी बहन, हेलेन साम्राज्य इतना कमजोर नहीं है। निस्संदेह राजा के अधीन सभी महापुरुष वर्तमान खतरे से निपटने के लिए मोर्चे पर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... क्या ऐसा है? लिया बुद्धिमान तो थी, लेकिन दिल से अभी भी एक बच्ची ही थी। वह विलियम जैसी नहीं थी, जिसने साम्राज्य निर्माण पर कई कहानियां पढ़ी थी और फैंटेसी शैली के कई आरपीजी गेम खेले थे। विलियम के मन में एक विचार आया और वह मुस्कुरा उठा। उस नन्हे लड़के को पूरा यकीन था कि उसके दादाजी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। जेम्स जरूर इस मजे में शामिल होगा और लोंट के लिए कुछ पुण्य कमाएगा। इस तरह राजा उस विस्तार योजना को अनदेखा कर देंगे जो उन्होंने उनकी नाक के नीचे शुरू कर दी थी। चैप्टर 50। विलियम 2 दिनों तक गोब्लिन क्रिप्ट में नहीं जा सका क्योंकि उसकी अंगूठी को उस समय लोंट के लोहार बारबातोस द्वारा संशोधित किया जा रहा था। बेशक यह तो सिर्फ एक कारण था। विलियम भले ही यह बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन हॉबगोब्लिन जादूगर के साथ हुई मुठभेड़ के बाद उसे गोब्लिन क्रिप्ट में प्रवेश करने से एक तरह का सदमा लग गया था। जैसे किसी कार दुर्घटना के बाद होता है, वैसे ही दोबारा गाड़ी चलाने पर मन में एक डर बैठ जाता है। बेशक समय के साथ ये डर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जितनी जल्दी आप इस डर का सामना करेंगे, उतना ही कम गहरा असर होगा। विलियम ने भविष्य में होने वाले अपरिहार्य टकराव के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करने के लिए खुद को 2 दिन का समय दिया। जेम्स कुछ घंटे पहले उससे मिलने आया था ताकि उसे बता सके कि वह लोंट के कुछ अनुभवी सैनिकों को लेकर बीस्ट टाइड के पिछले हिस्से पर हमला करने जा रहा है। विलियम को लगा था कि उसके दादाजी उसे भी इस अभियान पर साथ ले जाएंगे, लेकिन बूढ़े ने साफ कह दिया कि उसे लोंट में ही रहना चाहिए। वजह, रिपोर्टों के अनुसार वहां 20 से अधिक हजार साल पुराने जीव और सैकड़ों 100 साल पुराने जीव मौजूद थे। ये तो बीस्ट टाइड के सरगना थे। हालांकि बीस्ट टाइड के बाकी हिस्से में शामिल निम्न स्तर के राक्षसों की भारी संख्या को भी नहीं भूलना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 10 लाख से कहीं अधिक थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि फोर्ट विंडरमेर पर कब्जा कर लिया गया। अधूरी तैयारी वाली सेनाओं के साथ इतनी बड़ी संख्या में दुश्मनों का सामना करना नामुमकिन था। केवल सच्चे योद्धा ही ऐसे शक्तिशाली राक्षसों का मुकाबला कर सकते थे और अपनी इस मुठभेड़ की कहानी सुनाने के लिए जीवित बच सकते थे। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, विलियम ने सोचा। एक और बोनस राउंड मिलने से मेरे जॉब लेवल तो अधिकतम हो जाएंगे, लेकिन इससे मैं सबसे अलग भी दिखूंगा। लगता है दादाजी नहीं चाहते थे कि मैं खेल में इतनी जल्दी दिखाई दूं। हालांकि उसे थोड़ा अफसोस था, फिर भी विलियम को लगा कि चुपचाप रहना ही सबसे अच्छा होगा। चूंकि उसके पास विजय की अंगूठी थी, इसलिए अपनी जॉब क्लास को अधिकतम स्तर तक अपग्रेड करने में बस कुछ ही समय बाकी था। अगर अंधेरे में छिपना संभव हो तो सुर्खियों में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। विलियम और एला उस अंगूठी को लेने के लिए लोहार के पास गए, जिसे विलियम ने बनवाने का आदेश दिया था। तो क्या तुम्हें ये पसंद आया? बारबातोस ने पूछा। मैंने तुम्हारे इस अंगूठी पर काम करने के लिए अपने बाकी काम रोक दिए। तुम्हारे पिता ने एक बार युद्ध के मैदान में मेरी जान बचाई थी, इसलिए उनके बेटे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। यह एकदम सही है, विलियम ने उत्तर दिया। धन्यवाद श्रीमान बारबातोस। अच्छा, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। अब जाओ, मुझे अभी भी काम करना है। धन्यवाद। विजय की अंगूठी का पूरा रूप बदल दिया गया था। अब ये सोने से मढ़ी हुई थी और अंगूठी की सतह पर कई मंत्रोच्चार उकेरे गए थे। अगर विलियम को अंगूठी के साथ अपने बंधन का एहसास न होता तो वह सोचता कि बारबातोस ने उसे धोखा देने के लिए कोई दूसरी अंगूठी दी है। विलियम के चेहरे पर खुशी देखकर बारबातोस को लगा कि पिछले 2 दिनों में उसने जो भी मेहनत की थी वह सार्थक हो गई। अंगूठी पर जादू करना आसान नहीं था क्योंकि यह तिर की ज्वालाओं से गढ़ी गई अंगूठी थी जो केवल दानव साम्राज्य में ही पाई जा सकती थी। बारबातोस ने अपने सबसे अच्छे दोस्त जौहरी सेराफी के साथ मिलकर अंगूठी की सतह पर जादुई शब्द उकेरे। ये 2 उस्तादों द्वारा किया गया एक विशाल कार्य था। अगर राज करने वाला दानव राजा भी अंगूठी को देख ले तो वह निश्चित रूप से इसे पहचान नहीं पाएगा। विलियम ने लोहारखाने से जाने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कई बार सिर झुकाया।
बारबातोस मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रहा। जब लड़का नजरों से ओझल हो गया तो वह पिछले 2 दिनों से अधूरे पड़े अपने कामों को पूरा करने के लिए अपनी भट्टी में लौट गया। विलियम, ओए विलियम। थियो ने विलियम को अपने घर के पास से गुजरते हुए देखकर पुकारा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो घर वापस जा रहा हूँ। क्यों? विलियम ने पलटकर पूछा। मैं क्रिस और बाकी लोगों के साथ नदी में मछली पकड़ने जा रहा हूँ, थियो ने जवाब दिया। क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? मछली? ठीक है, मैं तैयार हूँ। विलियम ने सिर हिलाकर सहमति जताई। भयंकर तूफान के बाद से वह कस्बे में ही बंद था और इसका उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। नदी में मछली पकड़ना उसके लिए एक अच्छा मनोरंजन था। लोंट के पश्चिमी द्वार से नदी मात्र 300 मीटर की दूरी पर थी, इसलिए द्वार की रखवाली कर रहे वयस्कों ने उन बच्चों की ओर आंखें मूंद लेने का फैसला किया जो उनसे विनती भरी नजरों से देख रहे थे। ठीक है, चौकीदार ने सोच विचार करने के बाद कहा। आप नदी में तैर भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वह समझ सकता था कि बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उसने आज उनके साथ थोड़ा नरमी बरतने का फैसला किया। हाँ, बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। लॉन्ट के बच्चे, जैसे कि समाज से अलग थलग पड़े लोगों का एक समूह हो, खुशी से झूमते हुए नदी की ओर दौड़ पड़े। बेशक कुछ वयस्क भी छुपकर उनका पीछा कर रहे थे ताकि परछाई से उनकी रक्षा कर सकें। विलियम और एला सबसे आगे चल रहे थे, बाकी बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे थे। नदी पर पहुंचकर कुछ बड़े बच्चों ने अपने कपड़े उतार दिए और तैरने के लिए पानी में कूद गए। जाहिर है, सभी ने ऐसा नहीं किया। कुछ बच्चों ने अपनी बोरियत दूर करने के लिए पानी में पैर डुबोकर ही संतोष कर लिया। बच्चों को इस बात का एहसास नहीं था कि नदी की तलहटी में गहरे रंग के मगरमच्छों का एक झुंड मौजूद था। ये मगरमच्छ, जिनकी लंबाई 5 मीटर से भी अधिक थी, हेलन साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में भयंकर तूफान आने पर छिप गए थे। वे सब मिलकर लोंट की ओर चले गए क्योंकि यह वह स्थान था जो आपदा से बच गया था। शुरू में उन्होंने कुछ महीनों के लिए शीतनिद्रा में रहने की योजना बनाई थी, लेकिन ऊपर तैरते बच्चों की शोरगुल भरी आवाजों ने इन ठंडे शिकारी जीवों को एक एक करके अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उनकी पशुवत प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी कि यह एक ऐसा अवसर था जिसे वे गंवा नहीं सकते थे।